हेलो मेरे बच्चों, आप सबको पता होगा मैंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी कि हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे एक सीरीज ला रहे हैं। तो उसी सीरीज का आज होने वाला है लेक्चर 1। और आज के इस लेक्चर में हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की बेस फाउंडेशन को काफी स्ट्रांग करेंगे और इसीलिए आज का ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिएक्ट जावास्क्रिप्ट को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्ट क्या होता है, क्यों हमें चाहिए रिएक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ समझेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, जेएसएक्स किसे कहते हैं, कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। ये है हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स। आप में से काफी सारे मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर अदफर सर। जो नहीं जानते हैं उनको बताऊं, मैं अदफर सर फुल स्टैक डेवलपर हूं और उसके साथ साथ मर्न स्टैक पढ़ाता हूं, जनरेटिव एआई पढ़ाता हूं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाता हूं और भी कुछ सब्जेक्ट्स। और पिछले 1-1.5 साल से आप मुझे कंटिन्यूअसली कॉलेज वाला पे देखते आ रहे होंगे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट रिएक्ट, ये जो कोर्स है ये कंप्लीटली फ्री कोर्स है आप सबके लिए। अगर आपको इसमें एनरोल होना है तो आपको जाना पड़ेगा पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट में, कोर्सेज सेक्शन में, वहां पे आपको एनरोल करना पड़ेगा। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलेगी पीडब्ल्यू स्किल्स से। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जितने भी असेसमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, उन सब में 60 प्लस से ज्यादा स्कोर करना है, तभी आपको आपकी सर्टिफिकेट मिलेगी। तो आपको लिंक दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में, आप फ्रीली एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ, शुड वी स्टार्ट आवर जर्नी एंड बिकम ए वेरी गुड रिएक्ट जेएस डेवलपर। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्ट होता क्या है, क्यों हमें रिएक्ट चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या थे अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके अपनी फ्रंट एंड को बनाते थे, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस होते हैं, रिएक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, वर्चुअल डॉम का मतलब क्या होता है, रिएक्ट जेएस को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइप पे फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें जो फाइल्स होते हैं उनका मतलब क्या है, और उसके साथ साथ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन का जिसको प्रॉप्स बोलते हैं वो हम देखेंगे। Before I move forward, let me tell you one very important thing. Since आज का ये लेक्चर पहला लेक्चर है और हम रिएक्ट जेएस के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, रिएक्ट जेएस के बेस फाउंडेशन को पढ़ेंगे, तो मोस्ट ऑफ दिस विल बी थेरेटिकल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के इस सेशन में आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल कोड भी लिखें और हम लिखेंगे भी, लेकिन मैक्सिमम इसमें थेरेटिकल होगी क्योंकि हमें पहले समझना है कि रिएक्ट आया क्यों, रिएक्ट होता क्या है। तो उसके लिए आपको सिर्फ नोट्स लेने पड़ेंगे, नोट्स देखने पड़ेंगे। मैं ये सारे रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आप सब को मैं पहले एक और बात बोलूं कि अगर आप रिएक्ट जेएस पहली बार सीख रहे हो, इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। आपको पता है हमने ऑलरेडी इस फुल स्टैक जर्नी में हमारा HTML ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, CSS ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप मेक श्योर करना कि उन तीनों को पढ़ना, ताकि आपके फ्रंट एंड के जो फंडामेंटल्स हैं काफी स्ट्रांग हो और जावास्क्रिप्ट आपको स्पेसिफिकली आनी चाहिए, तब जाके आप रिएक्ट को अच्छे से सीख सकते हो, समझ सकते हो और उसके बाद इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज रिएक्ट जेएस के बगैर भी हम अच्छे से अपने फ्रंट एंड यूजर इंटरफेसेस को बनाते थे यूजिंग HTML से स्ट्रक्चर बनाएंगे, CSS से उसको स्टाइल करेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम उसमें इंटरैक्टिविटी ऐड करते हैं। लेकिन अब रिएक्ट क्यों? जब हम ओल्ड एरा की बात करेंगे ना, तो हमारे पास सिंपल वेबसाइट्स होती थी, सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, जहां पे मोस्टली टेक्स्ट होता था, इमेजेस होता था और कुछ गिने चुने इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होते थे। और उन्हीं गिने चुने इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को हैंडल करना काफी सिंपल था। उसके लिए हम यूज करते थे जावास्क्रिप्ट, jQuery, और वो एनफ था। और पेज हमेशा याद रखना, दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, एक होती है सिंगल पेज एप्लीकेशंस, दूसरी होती है मल्टी पेज एप्लीकेशंस। आधी वेबसाइट्स में जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो वहां पे पूरी की पूरी एप्लीकेशन रीलोड होती हैं, और कुछ एप्लीकेशंस होती है जहां पे आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो वहां पे मेरी वेबसाइट रीलोड नहीं होती है, बल्कि उसका पार्ट व्यू 1 से व्यू 2 में चेंज होता है। और अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें, आज के टाइम पे हमारे पास कंप्लेक्स वेब एप्स होती हैं, जैसे इंस्टाग्राम वेब ऐप है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, जीमेल है,
और इन सारी वेबसाइट्स में आपको थाउजेंड्स ऑफ डायनेमिक यूआई एलिमेंट्स मिलेंगे। डायनेमिक यूआई एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो विद टाइम चेंज हो सकते हैं। आपके पास एक बटन है, आपने उस पर क्लिक किया तो हो सकता है ना उस क्लिक की वजह से कुछ चेंज हो मेरे यूजर इंटरफेस में, या कोई नया HTML ऐड हो जाए, या स्टाइल चेंज हो जाए, उन्हीं को हम डायनेमिकलिटी कहते हैं। या उसकी वजह से कोई और इंटरैक्टिविटी मेरी वेबसाइट में आए। तो आज के टाइम पे मॉडर्न एरा की बात करें, हमारी वेबसाइट्स में काफी ज्यादा UI डायनेमिक चेंजेस पॉसिबल होते हैं, और रियल टाइम्स हमें चाहिए होते हैं अपडेट्स विदाउट रीलोड, और उसके लिए प्लेन जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। लेकिन जितना जितना मेरा एप्लीकेशन स्केल होता है उतना उतना हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे और रीजंस हैं, जैसे कि हमारा पहला जो प्रॉब्लम हमारे प्लेन वैनिला जावास्क्रिप्ट में आता है, इट इज रिपीटेटिव कोड। अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज करके वेबसाइट्स बनाई है तो आपको पता होगा कि हम डॉम को यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करते हैं, ताकि हम अपने एलिमेंट्स को टारगेट करके उनमें चेंजेस लाए। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, राइट? इस तरह से काफी सारे डॉम एलिमेंट्स होते हैं, और इस तरह से हम इनर टेक्स्ट को चेंज करते हैं और काफी सारी और प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। यहां पे आप मैक्सिमम टाइम देखोगे दैट यू राइट द सेम डॉम कोड अगेन एंड अगेन, और हमारे पास प्लेन वैनिला जावास्क्रिप्ट में रीयूजेबिलिटी नहीं होती है। और इसमें जो पेन पॉइंट है वो ये है कि सेम कोड रिटन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, चेंज इन वन प्लेस मींस चेंज एवरीवेयर मैन्युअली, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम जो आपका मेन प्रॉब्लम है, जिसको आपको दिमाग में रखना है और अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। देखो, हमारे पास हम ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, यूजर इंटरफेस बना सकते हैं अपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को यूज करके, अपने डॉम को यूज करके। हम सबको पता होगा कि जब हम एक वेब पेज, HTML पेज को ब्राउजर में ओपन करते हैं तो ब्राउजर उसका एक डॉम बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सिंपली जो HTML कोड है उसी का ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे ब्राउजर में क्रिएट होता है। लेकिन हमारे पास जो डॉम के थ्रू मैनिपुलेशंस हम करते हैं ना, वो बहुत स्लो होते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई चेंज होती है, इवन अ वेरी स्मॉल चेंज फोर्सेस द ब्राउजर टू डू एक्सपेंसिव वर्क। तो ये रिकैलकुलेट करता है लेआउट को, रीपेंट करता है पिक्सल्स को, रीड्रॉन ऑन स्क्रीन, एंड इट्स अ वेरी हैवी ऑपरेशन। और उसके साथ साथ अगर हमें काफी सारे अपडेट्स करने होंगे तो ये उनका कोई बैच नहीं बनाता है। अगर 50 अपडेट्स हैं तो उनको 50 सेपरेट रीपेंट्स करेगा, सेपरेट री अपडेट्स करेगा, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आप सबको पता होगा, मैंने एक वेब पेज बनाया, उस वेब पेज को बनाने के लिए मैंने HTML लिखा। अब जैसे इस वेब पेज को ब्राउजर में मैंने ओपन किया, ब्राउजर उसको एक ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह देखता है, एक ट्री स्ट्रक्चर बनाता है ना? तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है, HTML के अंदर बॉडी है, बॉडी में मेरा div है, div उसके बाद मेरे पास बॉडी में सेक्शन है, और इसी तरह से इसके अंदर और चिल्ड्रंस हैं। तो एक डॉम ट्री बन जाता है। अब ये तो है कि ब्राउजर मेरे HTML डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखता है। अब यहां पे लेट सपोज कि मैंने एक स्मॉल चेंज की। ये जो मेरा div है जिसका क्लास बॉक्स है, उसकी विड्थ 300 पिक्सल थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऑपरेशन करूं, मे बी बटन पे क्लिक करूं या कुछ भी एक इवेंट को ट्रिगर करूं। उसकी वजह से मेरा जो div है उसकी विड्थ अपडेट होनी चाहिए 500 पिक्सल में। इवन दो मुझे खाली इस div को चेंज करना है, एक छोटे से पार्ट ऑफ द डॉम को चेंज करना है, लेकिन यहां पे क्या होगा, पूरा का पूरा लेआउट रिकैलकुलेट होने की पॉसिबिलिटी है। इट विल रिकैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ एवरी अफेक्टेड नोड। तो यहां पे जितने भी नोड्स इसके इर्द गिर्द हैं वो सारे के सारे रिकैलकुलेट होंगे। तो यहां पे जो लेआउट है उसकी रिकैलकुलेशन होगी, एंड दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। उसके साथ साथ हमारे पास रीपेंट होगा। रीपेंट का मतलब क्या है, जो पिक्सल्स यूज किए गए उनको रीड्रॉ किया जाएगा। तो जो मेरा ब्राउजर है वो रीपेंट करेगा द स्क्रीन इवन अनटचड नोड्स नियरली एज वेल। तो इसको भी रीपेंट करेगा, इसको भी रीपेंट करेगा, हो सकता है यहां पे इसको भी रीपेंट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इवन दो मेरा जावास्क्रिप्ट में एक नोड में चेंज करना था, एक पॉइंट में चेंज करना था, एक div में चेंज करना था, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा रिकैलकुलेशन हो जाती है। तो यहां पे हो सकता है इवन दो मेरा खाली इतना चेंज करना था, लेकिन इसकी वजह से इसको भी रिकैलकुलेट किया, इसको भी रिकैलकुलेट किया, हो सकता है इसको भी रिकैलकुलेट करेगा, हो सकता है इवन इंटायर HTML इंटायर डॉक्यूमेंट को ही रिकैलकुलेट करे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डॉम
इज वेरी स्लो। अब ये तो यहां पे एक सिंपल चेंज है, लेकिन आप इमेजिन करो कि काफी सारे चेंजेस मैं कर रहा हूं, काफी सारी डायनेमिकलिटीज मेरी वेब पेज में, और एवरी सिंगल टाइम व्हाट इट डज इज इट परफॉर्म्स हैवी कैलकुलेशन, एंड इन दैट केस ऑफ कोर्स मेरी एप्लीकेशन इफिशिएंट नहीं होगी, मेरी वेबसाइट इफिशिएंट नहीं होगी, और उसमें क्या होगा, वो स्लो होगा। एक्चुअली फेसबुक में एक टाइम पे एक डेवलपर था, उसने रियलाइज, यहां पे कुछ गिर गया तो आप इसको काट कर लेना। एक्चुअली फेसबुक में एक डेवलपर था, उसने देखा कि जो मेरा ब्राउजर जो डॉम मैनिपुलेशंस करता है वो स्लो है, और वो फेसबुक में था। उसके बाद उसने रिएक्ट के पे काम किया और हमें एक रिएक्ट मिला। इसीलिए रिएक्ट को फेसबुक बैक करता है, बिकॉज ये फेसबुक के एक डेवलपर ने ही देखा कि हमारा जो डॉम के थ्रू मैनिपुलेशंस होती हैं वो काफी ज्यादा स्लो होती हैं, तो हम एक चेंज करते हैं, लेकिन उसकी वजह से मेरे पास पूरा का पूरा रिक्रिएट हो जाता है। A tiny JS change forces a browser to recalculate layout and repaint potentially 60x per second, and this is slow। और इसी को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट में हम यूज क्या करते हैं, हम करते हैं वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम क्या है उसके बारे में हम कुछ टाइम के बाद बात करेंगे। और एक और चीज मैंने आपको ये बताया कि बैच का मतलब क्या है, ग्रुप। कि हमारे पास अगर 50 अपडेट्स हैं तो पोटेंशियली पॉसिबल है कि 50 सेपरेट रीपेंट्स होंगे। तो इमेजिन करो कि ये कितना ज्यादा रिकैलकुलेट करेगा, और ये कितनी हैवी ऑपरेशंस होंगे, और ये कितना स्लो हो जाएगा, राइट। इमेजिन अ क्लास रजिस्टर विद 100 स्टूडेंट्स मार्क्स। To change one student marks, you have to rewrite the entire register from scratch every single time, and that's exactly what happens when we talk about हमारा browser DOM, real DOM, जो हम JavaScript में जिसको यूज करके हम चेंजेस अपनी वेबसाइट में लाते हैं। मूविंग ऑन, तीसरा प्रॉब्लम, जब हम वैनिला जावास्क्रिप्ट को यूज करके अपनी अच्छी बड़ी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, एज सुन एज कि इसका स्केल बढ़ता है ना, इट विल बी वेरी हार्ड टू मैनेज एंड रीयूज। हमारे पास सेम यूआई है, कॉपी पेस्टेड 5 टाइम्स, एंड व्हाट गोज रॉन्ग, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेशन एवरीवेयर। आप एक चेंज करते हो डिजाइन में तो ऑटोमेटिकली 5 जगह पे मैन्युअली चेंज होता, चेंज ऑल प्लेसेस मैन्युअली करना पड़ता है। बग्स होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक जगह पे फिक्स करोगे बाकी जगह पे तो ब्रेक है। कोड बेस बिकम्स अनमेंटेनेबल एज ऐप ग्रोज, और यहां पे जो इंपॉर्टेंट है दैट वी डोंट हैव क्लीन सेपरेशन ऑफ यूआई पीसेस। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 जो मैंने बताया, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉम इज स्लो, एंड इसी को सॉल्व करता है हमारा रिएक्ट। क्या करता है हमारा रिएक्ट? तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग फास्ट रीयूजेबल यूजर इंटरफेसेस। इसको बनाया था फेसबुक ने, जो जिसको हम आज मेटा बोलते हैं, इन 2013, और आज के बड़े बड़े एप्लीकेशंस में रिएक्ट यूज होता है। जैसे मेटा में होता है, नेटफ्लिक्स में होता है, इंस्टाग्राम में होता है, एयरबीएनबी, उबर, व्हाट्सएप। इसीलिए रिएक्ट डेवलपर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो अगर आपको कभी सपोर्ट की भी जरूरत होगी, आपको कम्युनिटी मिल जाएगी जो रिएक्ट को काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब यहां पे याद रखना कि मेरे पास रिएक्ट जो है ना वो एक लाइब्रेरी है, इट फोकसेस ऑन यूआई ओनली। एंगुलर की जब हम बात करें, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, वो पूरा का पूरा एक फुल फ्रेमवर्क है, वो लाइब्रेरी नहीं है। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। अब आगे चलते हैं, यहां पे समझते हैं हमारे पास रिएक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। और कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, अगर आपका कॉलेज का एक सब्जेक्ट है वहां पे भी पूछा जाता है कॉलेज एग्जाम्स में, कि हमें बताओ फीचर्स क्या है रिएक्ट के। सबसे पहला फीचर ये है कि रिएक्ट जो है इट्स अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब कि जब आप रिएक्ट में सारी चीजें करोगे ना, अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाओगे ना, एट द एंड आपको याद रखना है कि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इट इज 1 HTML पेज, और उसमें सिंपली अपने व्यूज चेंज करते हैं हम, सिंपल नेविगेशन करते हैं, और ये रीलोड के बगैर बाकी सारे कंपोनेंट्स को दिखाता है, बाकी सारे पेजेस को दिखाता है। सेकेंड थिंग, इट इज डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको आप सिंपली बताते हो कि मुझे ये चाहिए, अब तुम तक है कि तुम्हें कैसे करना है। यू सिंपली टेल इट व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। दैट्स व्हाट डिक्लेरेटिव मींस। थर्ड इज, रिएक्ट के अंदर जब आप अपने यूजर इंटरफेसेस को बनाओगे, इट फॉलोज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर।
तो आप यहां पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाओगे, तो हर कोई यूजर इंटरफेस एक कंपोनेंट होगा। सिंस ये कंपोनेंट है, आप इसको रीयूज कर सकते हो। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ इज वन वे डेटा बाइंडिंग, इसको भी देखेंगे। फिफ्थ इज स्टेट मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ इज वर्चुअल डॉम। अब इन्हीं फीचर्स को एक एक करके समझते हैं कि ये फीचर्स क्या है। सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल पेज एप्लीकेशन। हमेशा याद रखना, रिएक्ट को यूज करके आप सिर्फ सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हो। हमारे पास जब हम ट्रेडिशनल वेबसाइट्स की बात करें, मल्टी पेज एप्लीकेशंस की, हमारे पास एक पेज होता है, वहां पे आपके पास कोई एंकर टैग हुआ, आपने उस पर क्लिक किया, दूसरा पेज रीलोड होके आता है, फिर वहां पे आपने कोई ऑपरेशन किया, तीसरा पेज आएगा जो कंप्लीट एक सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होगा। तो ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। और सिंपली जब आपको दो पेजेस के बीच में नेविगेट करना है, so each click will reload the whole page and you can clearly understand कि सिर्फ since ये एक multiple pages है, multiple HTML है, so it will take time, it will take time to reload, ये थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन जब मैं React सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करता हूं ना, React Spark की बात करता हूं ना, ये एक सिंगल HTML पेज है। आपको सिर्फ मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल व्यूज हैं, और आप इन्हीं व्यूज के बीच में स्वैप कर सकते हो। तो व्यू 1 जब आपको जरूरत होगा तो ये इसको दिखाएगा, व्यू 2 को दिखाएगा, व्यू 3 को दिखाएगा, व्यू 4 को, व्यू n को दिखाएगा, और उनके बीच में सिर्फ रीलोड नहीं होगा, बल्कि वो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन चेंज स्वैप हो जाएगा किसी और कंपोनेंट से। इन सब को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन अभी थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करना। तो कंटेंट स्वैप्स विदाउट रीलोड, इट इज स्मूथ ऐप लाइक फील, एग्जांपल जीमेल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स। आप इंस्टाग्राम पे होते हैं ना, आप अपने होम फीड पे होते हो, आपको मैसेजेस में जाना, क्या पेज रीलोड होता है? नहीं। तो वहां पे वो स्वैप होता है, वो वाला कंटेंट, नीचे वाला पार्ट तब भी सेम होता है ना, उसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप जाते हो फेसबुक पे, आपने फेसबुक पे एक लाइक किया, अब लाइक का काउंट इंक्रीज करने के लिए क्या ये रीलोड करता है? नहीं, ये उधर ही उसका ऑपरेशन अपडेट करता है। तो मेरे पास एप्लीकेशन वही रहती है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट स्वैप होके नया आपको अपडेट देता है, और इसी को हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब एक और प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो रिएक्ट होता है वो डिक्लेरेटिव होता है। दो तरह के डिजाइन्स होते हैं, एक डिजाइन को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव डिजाइन, दूसरे को बोलते हैं इंपरेटिव डिजाइन। और मैं यहां पे इस डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव को समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, आपके पास एक एरे है, ठीक है ना, इस एरे में कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हैं, 5, 3, 7, 2, 9, कुछ इस तरह से आपके पास एक एलिमेंट्स हैं। अब आपका टास्क ये है कि आपको इस एरे को सॉर्ट करना है। क्या करना है? सॉर्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब इसको सॉर्ट करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका जो है वो है इंपरेटिव। क्या है? इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब क्या है? दैट आई विल नॉट जस्ट टेल इट व्हाट टू डू बट ऑल्सो हाउ टू डू। तो टास्क अचीव करने के लिए मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि मुझे क्या करना है, बट कैसे करना है, हर कोई स्टेप बाय स्टेप खुद ही लिखूंगा, हर कोई चीज, एवरीथिंग आई विल डू माई सेल्फ, स्टेप खुद। तो मैं इस पे लूप लगाऊंगा, फिर बबल सॉर्ट को यूज करूंगा, उसके अंदर खुद एल्गोरिदम लिखूंगा, सारी चीजें खुद करूंगा। जब आप इस तरह से कोडिंग करते हो ना, डिजाइन बनाते हो ना, इसको बोलते हैं इंपरेटिव डिजाइन। लेकिन यहां पे दूसरा एक तरीका है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ बोलूंगा व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू, एंड आई डोंट केयर अबाउट कि तुम किस तरह से करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसी एरे को सॉर्ट करने के लिए आई विल सिंपली से arr.sort, मसला खत्म, और ये सॉर्ट हो जाएगा। नाउ एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, डू आई वरी अबाउट कि इंटरनली ये कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है? नहीं, यहां पे मैंने सिर्फ इसको बताया कि सॉर्ट हो जाओ और ये सॉर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। तो दो तरह के डिजाइन होते हैं, इंपरेटिव डिजाइन और डिक्लेरेटिव डिजाइन। और जब मैं रिएक्ट लाइब्रेरी की बात करूं तो रिएक्ट लाइब्रेरी हमेशा डिक्लेरेटिव होती है। हमेशा जब हम वैनिला जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं ना, जो भी हमें चेंजेस करना है, हर किसी स्टेप पे हम खुद कोड लिखते हैं। वी टेल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एट एवरी स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डॉक्यूमेंट पे एक एलिमेंट को लिया जिसकी आईडी बटन है, उस पे एक इवेंट को ऐड किया जिसका नाम है क्लिक, फिर उसको बताया कि वहां पे एक और एलिमेंट है जिसका आईडी है काउंट,
उसका इनर टेक्स्ट लो और उस पे वन को ऐड करो। तो हर कोई चीज मैं खुद कर रहा हूं, बट ऑन द सेम टाइम रिएक्ट में मैंने कुछ मेथड यूज किया है, यूज स्टेट, आई डोंट नो व्हाट दिस इज राइट नाउ, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये कोई मेथड है जिसकी वजह से मैं यहां पे एक नंबर को ऐड कर रहा हूं 1, विदाउट वरिंग कि इंटरनली ये इस नंबर को कैसे अपडेट कर रहा है, आई डोंट केयर, रिएक्ट टेक्स केयर फॉर मी ऑन दिस। सो इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, कि डिक्लेरेटिव खुद करता है, हमें सिर्फ इसके मेथड्स यूज कर रहे हैं, हमें सिर्फ बताना है कि क्या कर रहे हैं और ये इंटरनली करेगा। तो अगर मैं एक लेमैन एग्जांपल दूं, लाइक ए ड्राइवर, टेक लेफ्ट देन राइट देन यू टर्न नाउ स्टॉप हियर, तो मैं हर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ उबर को एक लोकेशन दूंगा, टेक मी टू एयरपोर्ट, अब वो खुद सारी चीजें करेगा, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। तो रिएक्ट इज ए डिक्लेरेटिव यूआई लाइब्रेरी, जिसमें तुम इसको सिर्फ बोलोगे कि ये डायनेमिकलिटी डालो, वो डायनेमिकलिटी डालो, ये करो, वो करो, और वो कर देगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कैसे इंटरनली चीजें हो रही हैं, ये कैसे इसको अपडेट कर रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब है तीसरी प्रॉपर्टी, रिएक्ट, सिंस इट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो रिएक्ट अपने एप्लीकेशन को ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, और रिएक्ट तब इसीलिए हम बोलते हैं कि रिएक्ट फॉलोज ए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मुझे एक वेबसाइट बनानी है, अब रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट सीधे ही एक ही फाइल में उसको नहीं बनाएगा, बल्कि रिएक्ट छोटे छोटे यूआई कंपोनेंट्स बनाएगा। मेरे पास नया बार एक कंपोनेंट बन गया, साइड बार एक कंपोनेंट बन गया, आर्टिकल एक कंपोनेंट बन गया, फुटर एक कंपोनेंट बन गया, कार्ड एक कंपोनेंट बन गया। अगर आप देखोगे इसी में सिंस मुझे 3 कार्ड चाहिए थे, तो मैं 3 बार कार्ड नहीं बनाऊंगा, बल्कि एक ही कार्ड को 3 बार यूज करूंगा, तो बनाऊंगा एक ही बार, कॉल 3 बार करूंगा। यह होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब इसमें प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, वो मैं आज के इस सेशन में दिखाऊंगा आपको, बट मेरा रिएक्ट क्या करता है, वो बोलता है कि मेरा जो यूजर इंटरफेस है उसको डिवाइड करो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और जिस तरह से आपको उन कंपोनेंट्स को रीयूज करना है आप कर सकते हो। लेट मी गिव ए वेरी सिंपल एग्जांपल। यहां पे लेट सपोज मेरे पास एक वेब पेज है, इस वेब पेज में मुझे क्या करना है, मुझे 2-3 बटन चाहिए। अब सबसे पहला बटन यहां पे है ना, दूसरा बटन मेरे पास यहां पे है, लेट सपोज तीसरा बटन मेरे पास यहां पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स सपोज आपको एक यूजर इंटरफेस बनाना है, और उस यूजर इंटरफेस में आपको कुछ बटन्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है मेरा जो पहला बटन है वो यहां पे आए, राइट, दूसरा बटन मेरे पास कुछ इस तरह से आए, हो सकता है मेरे पास तीसरा बटन कुछ इस तरह से आए, राइट। अभी तीनों के तीनों अगर हम यूजर इंटरफेस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, तीनों के तीनों सेम यूआई कंपोनेंट्स हैं, मतलब बटन्स हैं। तो हो सकता है यहां पे मेरा जो टेक्स्ट है वो क्लिक है, यहां पे मेरे पास लॉगिन है, और यहां पे मेरे पास रजिस्टर है। अब अगर हम रिएक्ट के बारे में बात करते हैं, रिएक्ट बोलता है कि आपको अपनी वेब एप्लीकेशंस में कंपोनेंट्स को यूज करके अपना इंटरफेस बनाना है। तो मेरे लिए ये 3 डिफरेंट बटन्स नहीं होंगे, मैं इनको 3 डिफरेंट बटन टैग्स में नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं एक ही बटन टैग बनाऊंगा, एक ही बटन कंपोनेंट एक्चुअली बनाऊंगा, और उसी को यहां पे भी रीयूज करूंगा, यहां पे भी रीयूज करूंगा। अब आपका सवाल होगा, सर ये तो सेम बटन है ही नहीं, यहां पे डिफरेंट टेक्स्ट है, यहां पे डिफरेंट टेक्स्ट है, डिफरेंट कलर है। वो हम मैनेज कर लेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल करते हैं कि कंपोनेंट्स को एक ही बार क्रिएट करके उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से हैंडल करते हैं, जो कि हम आज के सेशन में पढ़ेंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है प्रॉप्स। क्या हम एक ही कंपोनेंट को यूज करेंगे और उसको डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, और इसी चीज को हम बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो जब भी कोई आपको पूछेगा कि रिएक्ट के फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला फीचर आप बोलोगे कि रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। मेरी एप्लीकेशन कितनी भी बड़ी हो, मैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करूंगा, और उसके बाद उन्हीं कंपोनेंट्स को रीयूज करूंगा, जिसकी वजह से मैं अपना कंपोनेंट एक ही बार लिखूंगा और उसको हर जगह पे यूज करूंगा। इस वजह से मेरे पास जो रिएक्ट में एप्लीकेशन बनती है वो मेंटेनेबल इजीली होती है, टेस्टेबल भी इजी होती है, और रीडेबल भी इजीली होती है। उसके बाद चलते हैं आगे, राइट। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फीचर हम बोलेंगे रिएक्ट का, जिसको बोलते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग।
क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, इफ आई कैन, कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में डिवाइड करता हूं, लेट्स सपोज मुझे एक वेब इंटरफेस बनाना है जो कुछ इस तरह से, मेरी एक वेबसाइट कुछ इस तरह से, राइट। अब इसके अंदर सबसे ऊपर मेरा हेडर है, नैव बार है, उसके बाद मेरे पास यहां पे लेट्स सपोज एक साइड नैव है, मेरे पास यहां पे एक मेन सेक्शन है, इसी मेन सेक्शन के अंदर ये मेरा पहला कंपोनेंट है, हो सकता है ये मेरा दूसरा कंपोनेंट हो सकता है ये मेरा तीसरा कंपोनेंट हो। उसके बाद मेरे पास यहां पे क्या है, मेरे पास फुटर है। अब यहां पे इस चीज को समझने की काफी ज्यादा जरूरत है कि लेट्स सपोज मुझे इस तरह की एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनानी है। क्या मैं यहां पे कह सकता हूं ये जो एक्सटर्नल डब्बा है ये मेरा मेन पैरेंट है, ये मेरा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर वो सारे के सारे चिल्ड्रंस हैं। इस डब्बे के अकॉर्डिंग ये मेरा पहला चिल्ड्रन है, इस पैरेंट के रेस्पेक्ट में ये मेरा दूसरा चिल्ड्रन है, इस पैरेंट के रेस्पेक्ट में ये मेरा तीसरा चिल्ड्रन, ये वाला डब्बा, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, और इसी पैरेंट के रेस्पेक्ट में मेरे पास ये फोर्थ है। परफेक्टली फाइन। सो वी कैन सिंपली से जो पैरेंट मेन पैरेंट है इसके 4 चिल्ड्रन हैं, फिर तीसरा जो चिल्ड्रन है उसके और 3 चाइल्ड्स हैं, तो 1 2 3। अगर मुझे इसका एक ट्री स्ट्रक्चर बनाना होगा, कैन आई क्रिएट माई ट्री स्ट्रक्चर लाइक दिस, कि ये मेरा मेन पैरेंट है, उस मेन पैरेंट के 4 चिल्ड्रन हैं, नंबर 1 मेरे पास, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद मेरे पास नंबर 3, और उसके बाद मेरे पास नंबर 4। तो ये है मेरे पास नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, नंबर 4। फिर इसके पास मेरे पास क्या है, और 3 चिल्ड्रन, कुछ इस तरह से। जब भी हम रिएक्ट में अपने वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं ना, आप देखोगे हमेशा इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा कि हमारा मेन पैरेंट होगा, उसके चिल्ड्रंस होंगे, उन चिल्ड्रंस के अपने सिबलिंग्स होंगे, उन चिल्ड्रंस के अपने और चाइल्ड्स होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहां पे ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि मुझे समझाओ कि रिएक्ट में डेटा किस तरह से फ्लो होता है। क्या मेरे पास अगर ये ए बी सी चाइल्ड्स हैं, क्या मेरा डेटा यहां से पैरेंट की तरफ जा सकता है, मतलब चाइल्ड टू पैरेंट, फिर पैरेंट टू ग्रैंड पैरेंट, ऐसे जाएगा? द आंसर इज नो। रिएक्ट सपोर्ट करता है 1 वे डेटा बाइंडिंग। तो जो भी डेटा, लेट्स सपोज मुझे अपना नाम शेयर करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स में, या मुझे अपनी एज या कोई डिस्काउंट का कूपन, तो जो भी डेटा मुझे शेयर करना है, हमेशा याद रखना वो सिर्फ 1 डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और वो हमेशा होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम पैरेंट टू चाइल्ड। तो मेरा डेटा पॉइंट अगर मैं यहां पे डिफाइन करूंगा, लेट्स सपोज इस वाली लाइन पे मैंने अपना डेटा पॉइंट डिफाइन किया जो क्या है नेम, नेम इज इक्वल्स टू अदफर। अब इस अदफर को मैं कहां कहां पे यूज कर सकता हूं? सिर्फ इस 3 में और इसके चिल्ड्रन में। मैं यहां से इनके सिबलिंग्स में 4 में नहीं यूज कर सकता हूं, 2 में नहीं, 1 में नहीं, पैरेंट में नहीं। तो हमेशा डेटा का जो फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम इस तरह से होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। और किस तरह से हम करते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, हम प्रॉप्स देखते हैं, हम कंटेक्स्ट देखते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहां पे जो मेन फीचर है रिएक्ट का, दैट इज 1 वे डेटा बाइंडिंग। जो भी मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, शेयर करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स में, वो हमेशा पैरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड टू ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह से होगा अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। तो मैंने यहां पे अगर आप देखोगे एक पैरेंट कंपोनेंट बनाया है, उस पैरेंट कंपोनेंट में लेट्स सपोज मेरा डेटा है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है नेम अदफर। अब इस डेटा को मैं इस पैरेंट कंपोनेंट में कंज्यूम कर सकता हूं, उसके साथ साथ मैं चाइल्ड 1 में भी कंज्यूम कर सकता हूं, चाइल्ड 2 में भी कंज्यूम कर सकता हूं, चाइल्ड 3 में भी कंज्यूम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पैरेंट अपने सारे चिल्ड्रंस में डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अगर मैंने अपना डेटा यहां पे डिफाइन किया, उसको मैं पैरेंट में नहीं यूज कर सकता हूं। Why 1 way? You always know where the data comes from. It will be easy to debug and predictable behavior. और इस तरह के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास वन ऑफ द कंसेप्ट जो हम रिएक्ट में यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रॉप्स, जो कि हम आगे देखेंगे। आई होप आपको ये फीचर भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट हमारे रिएक्ट का वो डेटा हैंडल करता है, वो यूआई हैंडल करता है जो डेटा चेंज होता है विद टाइप। हमारे पास हमारे कंपोनेंट्स में ऐसा डेटा हो सकता है, लेट्स सपोज मुझे एक काउंटर बनाना है, लेट्स सपोज मुझे एक काउंटर बनाना है।
अब इस काउंटर में मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहां पे 0 है और उसके बाद यहां पे एक बटन है जिसपे लिखा गया है इंक्रीमेंट। अब जब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, ये 0 से 1 बनता है, फिर 1 से 2 बनता है, फिर 2 से 3 बनता है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये जो यूआई है, ये जो डेटा यहां पे है, दिस चेंजेस ओवर टाइम। तो उसी के लिए हमारे पास रिएक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट देता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और आप देखोगे रिएक्ट का जो स्टेट मैनेजमेंट है ना, वो इतना अच्छा है। हमारे पास सेपरेट लाइब्रेरीज भी हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। सो द पॉइंट इज कि रिएक्ट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनली एक मैनेजमेंट होती है जिसकी वजह से वो उस डेटा को मैनेज इजीली कर पाता है, अपडेट इजीली कर पाता है, ताकि हम बेटर यूजर इंटरफेसेस बनाए। उसके लिए हमारे पास जो फीचर है उसको बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। व्हेन स्टेट चेंजेस, रिएक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट्स द यूआई फॉर यू, जिसको हम बाद में देखेंगे। हमारे पास स्टेट कैसे काम करता है, राइट नाउ एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लेकिन यहां पे स्टेट समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक सेपरेट क्लास होगा जहां पे हम समझेंगे स्टेट को किस तरह से रिएक्ट में क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, उससे क्या क्या होता है, वो सारी चीजें। यहां पे इमेजिन करो कि मैंने यहां पे क्लिक किया, स्टेट की वैल्यू चेंज हो गई, रिएक्ट ने इस वैल्यू को डिटेक्ट किया और यूआई अपडेट हो गया। वो स्टेट ऑटोमेटिकली मैनेज करता है और काउंटर एप्लीकेशन की मैंने एग्जांपल दे दी। तो अभी तक जो फीचर्स हमने समझे रिएक्ट में, वो सारे के सारे फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो फीचर था वो था सिंगल पेज एप्लीकेशन, कि रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाते हैं। और रिएक्ट कौन सा पैराडिग्म फॉलो करता है, वो करता है डिक्लेरेटिव, व्हिच मींस वी सिंपली टेल इट व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। उसके बाद हमारे पास तीसरा था कि रिएक्ट सपोर्ट्स कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इट ब्रेक्स आवर वेब पेज इनटू स्मॉल रीयूजेबल पीसेस लाइक लेगो ब्लॉक्स, राइट। उसके बाद हमारे पास रिएक्ट में जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा, कंपोनेंट का आर्किटेक्चर बनेगा, कंपोनेंट की ट्री बनेगी, वहां पे हमेशा डेटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम पैरेंट टू चाइल्ड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वन वे डेटा डायरेक्शन फ्लो होगा। उसके बाद हमने एक और फीचर समझा जिसको हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट वो डेटा मैनेज करता है जो चेंज होता है ओवर टाइम और जिसकी वजह से आपको यूआई में डायनेमिकलिटी मिलती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी याद रखना कि स्टेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब जो कंसेप्ट, अब जो चीज में डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डॉम। और इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, डिफिंग और रिकंसिलिएशन। तो चलिए समझते हैं कि क्या एक्चुअली हमारे पास चीजें होती है। मैं यहां पे इस चीज को समझाने के लिए एक ब्लैंक पेज को ऐड करता हूं, ठीक है ना। और इसी ब्लैंक पेज पे लेट मी ट्राई टू क्रिएट सम स्टफ। हमें पता है, हमने आज की इस वीडियो में एक चीज कंक्लूड की कि मेरा जो रियल डॉम है, रियल ब्राउजर डॉम है, वो ब्राउजर डॉम क्या है, वो स्लो है, राइट। लेकिन इसी चीज को अब वर्चुअल डॉम, बाय दैट आई मीन रिएक्ट, कैसे सॉल्व करता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास लेट्स सपोज ये मेरा एक वेब पेज है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेब पेज है जिसपे मैंने काफी सारे टैग्स बनाए, टेक्स्ट डाला है, इमेजेस डाले हैं, बटन्स डाले हैं, लिस्ट्स डाले हैं और काफी सारी चीजें की हैं। अब जैसे ही मैं इस HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर में ओपन करता हूं, वी नो ब्राउजर इसका सिंपली एक डॉम बनाता है। वो कुछ इस तरह से होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें मेरे पास HTML का एक नोड होगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी होगा। फिर इसी तरह से डिव, इस तरह से है ना, फिर मेरे पास H1 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे पास जो HTML पेज होता है, इसका ब्राउजर सिंपली एक डॉम में कन्वर्ट करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब लेट्स सपोज वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। और इसमें अपने कुछ चिल्ड्रंस हैं, 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 लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास HTML है, रूट एलिमेंट। HTML के अंदर मेरे पास हेड होता है, HTML के अंदर मेरे पास बॉडी होता है, ये बॉडी है। उसके बाद मेरे पास हेड में लेट्स सपोज टाइटल है, लेट्स सपोज इसी तरह से स्टाइल है, कुछ इस तरह से। यहां पे मेरे पास डिव है, यहां पे मेरे पास लेट्स सपोज मेन टैग है, इसमें H1 है और इसमें लेट्स सपोज P टैग है। इसी तरह से डॉम बनेगा ना, कि एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें मैंने इस बटन पे क्लिक किया जिसकी वजह से कोई चेंज आई। लेट्स सपोज वो जो चेंज आनी थी वो इस नोड पे आनी थी, लेकिन हमने समझा कि यहां पे खाली इसी जगह पे चेंज नहीं आएगी, इट विल रिकैलकुलेट। यहां पे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होगी, तो ये पूरी के पूरे रिकैलकुलेट करेगा, रीपेंट करेगा, हो सकता है इस पूरे के पूरे डॉम ट्री को।
और जिसकी वजह से अगर मेरे पास काफी सारे मैनिपुलेशन मुझे करने होंगे, वो पोटेंशियली उनको सेपरेटली ट्रीट करके काफी सारी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पे ये स्लो होता है। अब ये तो स्लो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे पास है, जो रिएक्ट यूज करता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम, वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट क्या है कि रिएक्ट बोलता है मैं इसी डॉम का, जो एक्चुअल डॉम है, इसी एक्चुअल डॉम का एक लाइट वेट कॉपी अपने पास रखूंगा। तो सबसे पहले इस ओरिजिनल नगमा, जैसे आपने रिएक्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट को ओपन किया ब्राउजर में, अपनी वेबसाइट को बनाया, तो हमेशा वेबसाइट में, ब्राउजर में आपको याद रखना है रियल डॉम ही दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपके ब्राउजर टैब में आपको वर्चुअल डॉम दिखेगा, एब्सोल्युटली नॉट। वहां पे एक्चुअल डॉम ही दिखेगा। हमेशा जब आप चेंज करोगे एक्चुअल डॉम ही दिखेगा। तो जब तक ना चेंज एक्चुअल डॉम में होगी, तब तक आपको चेंज विजिबल आपकी स्क्रीन पे नहीं होगी। तो हमेशा दिस इज द रियल डॉम जो आपके ब्राउजर में आपको वेबसाइट दिखाता है। वी नो दैट। अब वर्चुअल डॉम बोलता है कि रिएक्ट सबसे पहली इसी का एक कॉपी वन क्रिएट करता है, जो एग्जैक्टली डिटो सेम होता है, सेम, सिमिलर, और कुछ नहीं। सिमिलर यही नोड्स होंगे, सब कुछ, लेकिन वो कॉपी जो होगा वो काफी ज्यादा लाइट वेट होगा। लाइट वेट मतलब अगर लेट सपोज ये 10 MB का है, तो ये 10 बाइट्स का होगा, 10 KB का होगा, नॉट मोर देन दैट। तो ये इसका कॉपी वन बनाता है जो एग्जैक्टली डिटो सेम होता है। और वही चीज मैंने यहां पे आप सबको इस वाले स्लाइड में दिखाई है कि मेरा जो रियल डॉम है वो कुछ इस तरह से है, और मेरा जो रिएक्ट है वो इसी का एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो बहुत तेज होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। और हमारे लिए ये अब रिएक्ट के पास है, जिसको हम वर्चुअल डॉम बोलते हैं। ये रियल डॉम हैवी होता है, ब्राउजर मैनेज होता है, और इसको हमने समझा कि ये स्लो टू अपडेट है। लेकिन जैसे ही रिएक्ट हम यूज करते हैं, वो सबसे पहले वर्चुअल डॉम इसका क्रिएट करता है, कॉपी क्रिएट करता है, जो सिर्फ एक प्लेन जावास्क्रिप्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ नहीं। उसके बाद क्या कर मैं आपको बताता हूं, वो यहां पे इसकी वर्किंग मैंने आप सबके लिए यहां पे बना के रखी। दिस इज हाउ आवर वर्चुअल डॉम वर्क्स। जैसे ही मैंने वेबसाइट ओपन की, तो ब्राउजर में मेरी वेबसाइट ओपन हो गई, और वहां पे एक रियल डॉम क्रिएट हो गया। लेट्स सपोज रियल डॉम कुछ इस तरह से है कि जहां पे मेरा डिव है जिसका क्लास ऐप है, उसके बाद मेरे उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास लिस्ट आइटम ए है, लिस्ट आइटम बी है, लिस्ट आइटम सी है, और उसके बाद मेरे पास बटन है, जिसकी वजह से मैं कुछ शायद लिस्ट आइटम ऐड करूंगा या चेंज करूंगा, जो भी। तो मेरे पास इमीडिएटली जैसे रिएक्ट के थ्रू हम ये क्रिएट करते ना, वर्चुअल डॉम के थ्रू एक उसका वर्जन 1 बनता है, जो कि एक बहुत लाइट वेट कॉपी होती है, जो कि जावास्क्रिप्ट प्लेन ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें भी वही नोड्स होंगे, लेकिन ये काफी सारा लाइट वेट है, तो आप देखोगे एग्जैक्टली डिटो कॉपी इसी की है। अब उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, उसके बाद मैं चेंज करूंगा। मैंने लेट्स सपोज बटन पे एक इवेंट क्लिक किया, जिसकी वजह से अब वो जो लिस्ट आइटम है वो या तो चेंज होगा या तो अपडेट होगा। मतलब मैं चाहता हूं कि अब इसमें मैं डायनेमिकलिटी लाऊं। अब इसमें मुझे, जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया, तो वो इस वर्चुअल डॉम V1 में नहीं होता है, बल्कि यहां पे इसी वर्चुअल डॉम V1 का एक और वर्जन 2 बन जाता है। तो वर्चुअल डॉम का ही वर्जन 2 बन जाता है रिएक्ट के अंदर, जो जहां पे जिस नोड में चेंज है उसमें वो नोड में वो चेंज कर देता है। तो मेरे पास वर्जन 1 है, लाइट वेट कॉपी। जैसे ही मैंने कोई चेंज किया, जैसे ही मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो वर्चुअल डॉम का वर्जन 2 बन जाता है, और उसमें भी वही सारे नोड्स होंगे, और जहां पे चेंज हो रही है वो उस जगह पे चेंज करता है। लेकिन क्या ये चेंज अभी विजिबल है मेरे ब्राउजर में? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये तो वर्चुअल डॉम है ना, ब्राउजर में रियल डॉम दिखता है। तो यहां पे मेरे पास रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट सिंपली यहां पे एक एल्गोरिदम चलाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिदम, और उसमें सिंपली ये कैलकुलेट करता है V1 वर्सेस V2, जो वर्जन 1 है उसको सब्ट्रैक्ट करता है वर्जन 2 से। तो आप देखो कि इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये सेम है, ये भी ये सेम है, ये सेम है, लेकिन यहां पे चेंज है खाली इस नोड में। तो वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि इसको सिंपली मिला कि div डॉट ऐप तो सेम है, इसको स्किप करो, क्योंकि div डॉट ऐप सेम है, इसको स्किप करो। फिर मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम ए, लिस्ट आइटम बी सेम है, इसको स्किप करो। और उसके बाद अगर आप देखोगे लिस्ट आइटम सी इन दोनों वर्चुअल डॉम्स 2 वर्जन्स में डिफरेंट है। अब जब ये डिफरेंट है तो ये उसी को पैच करेगा, उसी को लेगा जो डिफरेंट है।
और इस पूरी इंटायर प्रोसेस को ये एग्जीक्यूट करता है यूजिंग एन एल्गोरिथम इंटरनली, जिसको हम बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? तो डिफिंग एल्गोरिथम सिंपली वर्चुअल डॉम दो जो होते हैं उसका सबट्रैक्शन, और वहां से जो डिफरेंट है उसको वो पैच कर देता है, सिंपल एज दैट। उसके बाद स्टेप 2 में रिएक्ट ओनली टचेस। सिंस इसको पता चला कि किस वाले नोड में चेंज है, तो रिएक्ट टचेस ओनली द वन चेंज इन रियल डॉम नोड। तो ये सिंपली जाएगा रियल डॉम में और उसके बाद सिर्फ उस नोड को टच करेगा जिसको यहां पे इसने डिफरेंट पाया, और ये यहां पे एक प्रोसेस को चलाता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। सो रिकंसिलिएशन इज सिंपली कि डिफिंग एल्गोरिथम से इसको मिला कि किस नोड में चेंज करनी है, अब ये मिनिमम स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा ताकि रियल डॉम में उस चेंज को इंप्लीमेंट करे। तो ये ढूंढेगा कि सबसे मिनिमम स्टेप्स कौन कौन सा है जिसकी वजह से मैं इस चेंज को अपने रियल डॉम में इंप्लीमेंट करूंगा, बट फॉलोइंग मिनिमम स्टेप्स। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। सो डिफिंग अब ये फास्ट क्यों है? क्योंकि यहां पे ये भी प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये भी प्लेन ऑब्जेक्ट है। अब इन प्लेन ऑब्जेक्ट्स की जो डिफरेंस है दैट विल टेक वेरी मिनिमम सेकंड्स, और ये लाइट वेट भी होता है। और अगर आप नॉट डूइंग दिस डायरेक्टली रियल डॉम को टच करोगे वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और उसके बाद ये बैचिंग वेचिंग क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इट मेक्स द मिनिमम पॉसिबल रियल डॉम चेंजेस, सो द ब्राउजर रीफ्लोज एंड रीपेंट्स एज लिटिल एज पॉसिबल। और इस पूरी प्रोसेस को जो ये रियल डॉम पे इंप्लीमेंट करता है, एज ए सेड, इसको हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या वर्चुअल डॉम समझ आया या नहीं आया। तो सबसे पहले क्या होता है, 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं every time whenever you make a change in React web app। आपने जब जब चेंज करनी है, जब जब आपने रिएक्ट की स्टेट चेंज करनी है जिससे आपका डेटा चेंज होगा, तो उस टाइम पे इमीडिएटली जैसे ही स्टेट चेंज हुआ, रिएक्ट एक नया लाइट वेट वर्चुअल जावास्क्रिप्ट प्लेन ऑब्जेक्ट डॉम ट्री क्रिएट करता है। उसके बाद स्टेप 2 में वो कंपेयर करता है डिफिंग एल्गोरिथम। रिएक्ट कंपेयर करता है उसका पुराना वाला वर्चुअल डॉम और नया वाला वर्चुअल डॉम, और उसके बाद इसको वो डिफरेंट नोड मिल गया, और उसके बाद वो अपडेट करता है सिर्फ उस पार्ट को रियल डॉम में जहां पे चेंजेस हैं। सो इट फाइंड्स द मिनिमम स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द चेंज, और उस प्रोसेस को कहते हैं रिकंसिलिएशन। तो वो जो मेन अपडेट है रियल डॉम का उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। आई होप आपको वर्चुअल डॉम समझ आ गया। कुछ इस तरह से मेरे पास होता है डिफिंग एल्गोरिथम। ये मेरा ओल्ड वर्चुअल डॉम है, ये मेरा न्यू वर्चुअल डॉम है। ओल्ड वर्चुअल डॉम में अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये 3 आइटम्स है। न्यू वर्चुअल डॉम में जब मैंने बटन पे क्लिक किया, लेट्स सपोज एक और लिस्ट आइटम को ऐड करना था, तो ये इसने सिंपली उसी का वर्चुअल डॉम का नया कॉपी बनाया और उसमें उसको ऐड किया। अब डिफिंग एल्गोरिथम क्या देखता है कि ए, बी एंड सी आर अनचेंज्ड, सो कीप देम एज इज, लेकिन डी इज न्यू। Only add D to the real DOM. Nothing else is touched. Diffing algorithm runs in big O of n time, which means it's extremely fast, right? और उसके बाद हमारे पास रिकंसिलिएशन होती है। रिकंसिलिएशन इज सिंपली द फुल प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वर्चुअल डॉम्स, डिफिंग एंड अप्लाइंग ओनली द चेंजेस टू द रियल डॉम। तो फेज 1 में रेंडर, दूसरे फेज में कमिट करता है, और ये रिकंसिलिएशन के 2 प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला है रेंडर, बिल्ड न्यू वर्चुअल डॉम ट्री, रन डिफिंग एल्गोरिथम, फाइंड मिनिमम चेंजेस नीडेड, नथिंग विजिबल येट। फेज 2 में कमिट, apply changes to real DOM, update only what changed, user sees the updated UI and fast and efficient। और आप याद रखोगे जब जब रिएक्ट में चेंज होगा तब तब ये पूरी प्रोसेस होती है, और जब जब स्टेट चेंज होगा तब तब ये पूरी प्रोसेस होती है। और उसके बाद ये भी याद रखना है कि रिएक्ट वेबसाइट में तभी चेंज विजिबल होगी जब वो चेंज फाइनली कमिट होगी, मतलब जब वो चेंज रियल डॉम में इंप्लीमेंट होगी। क्योंकि मेरे ब्राउजर में वर्चुअल डॉम नहीं दिखता है, मेरे ब्राउजर मेरी वेबसाइट में रियल डॉम दिखाता है। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। तो रिजल्ट क्या है? Only changed parts update, rest of the page stays untouched. That's why React feels so fast. अब यहां पे इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड, इसको आप स्क्रीनशॉट लोगे और इसको आप याद रखोगे। What is virtual DOM? A lightweight JavaScript object that represents the real DOM. एक lightweight JavaScript object होता है जो एग्जैक्ट डिटो कॉपी होता है रियल डॉम की। React इसको मेमोरी में रखता है to avoid expensive direct DOM updates।
अब डिफिंग क्या होता है? ये एक एल्गोरिदम होता है जो रिएक्ट यूज करता है ताकि डिफरेंस ढूंढे, ताकि कंपेयर करे नए वर्चुअल डॉम में और प्रीवियस वर्चुअल डॉम में, और ये मिनिमम चेंजेस निकाले जो नीडेड है रियल डॉम में, और ये रन करता है बिग O ऑफ n टाइम में। रिकंसिलिएशन क्या होती है? ये कंप्लीट प्रोसेस होती है जो रिएक्ट करता है बिल्ड नया वर्चुअल डॉम, उसके बाद डिफिंग एल्गोरिदम चलाता है, उसके बाद जो मिनिमम नोड्स हैं उनको निकालता है, और उसके बाद कमिट करता है वही चेंजेस जो मिनिमम टाइम ले टू रियल डॉम। व्हाई इज इट फास्ट? बिकॉज डायरेक्ट डॉम अपडेट्स आर एक्सपेंसिव, लेआउट प्लस रीपेंट, वर्चुअल डॉम वो चीज नहीं करता है। जितने भी चेंजेस है ये उनका एक बैच बनाता है। अब ये बैचिंग यहां पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मैं स्टेट मैनेजमेंट पे जाऊंगा। तो ये बैचिंग करता है, मतलब अगर मेरे पास 50 UI अपडेट्स हैं, एक एक्शन पे मेरे पास काफी सारे अपडेट्स हो रहे हैं, तो ये उनको एक एक करके नहीं करेगा, बल्कि उनका एक ही बैच करेगा और एक ही बार में चेंज करेगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी फास्ट। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब चलते हैं आगे। अभी तक हमने काफी ज्यादा थ्योरी पढ़ी, हमने समझा कि किस तरह से हम रिएक्ट यूज करते हैं, ऑल्दो नॉट प्रैक्टिकली, बट समझा कि क्यों हम यूज करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या है। लेकिन अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हमें जाना है सीधे अपने VS कोड में और रिएक्ट का कोड स्ट्रक्चर समझना है, और रिएक्ट में अपना कोड लिखना है, जितने भी फीचर्स पढ़े उन सबको इंप्लीमेंट करना है। अब जब मैं रिएक्ट को इंस्टॉल करने की बात करता हूं ना गाइस, याद रखना दो तरीके होते हैं। एक है CRA, क्रिएट रिएक्ट ऐप लाइक दिस। ये पहले होता था, एक्चुअली इसके मल्टीपल प्रोसेस हैं। एक है कि एक एक करके सारे पैकेजेस इंस्टॉल करो, जो कि बहुत लंबा होता है और कभी कभी सक्सेसफुल भी नहीं होता है। उसका हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि हम इस तरह की एक कमांड को एग्जीक्यूट करें, npx create react app, और इस कमांड को यूज करते हुए अपना जो फोल्डर का नाम है उसको लिखे, तो ये मेरा पूरा का पूरा रिएक्ट प्रोजेक्ट बना के देता है मेरे VS कोड में या मेरे एडिटर्स में। ये है पहला तरीका। लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि ये भी स्लो है। उसके बाद हमारे पास है रिएक्ट वाइट और वीट, हाउएवर यू वांट टू कॉल इट। तो मेरे पास एक और है तरीका जिसको हम बोलते हैं वाइट, जो कि हम यूज करेंगे। इसी वाइट को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा। मैंने ये सारी की सारी ऑलरेडी PPT में रखा है आप सबके लिए, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं यहां पे VS कोड में, एंड लेट मी सिंपली गो एंड क्रिएट ए न्यू फोल्डर जिसका नाम हम रखेंगे YouTube React, कुछ इस तरह से। एंड लेट मी क्लिक एंड ओपन दिस। परफेक्ट है, बढ़िया है। एंड लेट मी ट्राई टू जूम इट। अब ये जो फोल्डर है ना, इसी में मैं अपना सारा का सारा कोड करूंगा। अब जब हम रिएक्ट के बारे में बात करते हैं ना, रिएक्ट में हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज होता है। रिएक्ट का यूज होता है, रिएक्ट डॉम का यूज होता है। बाद में इसी तरह से रिएक्ट राउटर डॉम को यूज कर सकते हो, रेडक्स को यूज कर सकते हो, या काफी सारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो। अब एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक पैकेज मैनेजर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट यू शुड इंस्टॉल इज नोड। जब आप नोड को इंस्टॉल करते हो, मेरे पास ऑलरेडी नोड इंस्टॉल हैं, तो अगर मैं नोड -v करूंगा, आप देखोगे नोड -, वर्जन, आई थिंक एक ही हाइफन है, हाँ एक ही हाइफन है। तो अगर मैं यहां पे नोड -, वर्जन करूंगा, लेट मी रिमूव दिस J, तो आप देखोगे दो हाइफन हैं, 24.14.0। तो मेरे पास ऑलरेडी नोड इंस्टॉल है। इसी तरह से कोई भी आज के बाद आपको इंस्टॉलेशन करनी होगी तो आप npm को ही यूज करोगे। तो लेट मी सिंपली क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मैं पेस्ट करूंगा npm create white @latest, मैं करूंगा एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा, इट सेज नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, ओके टू प्रोसीड वाई, आई विल सिंपली क्लिक यस। अभी बता रहा है प्रोजेक्ट का नाम आप बता दो। प्रोजेक्ट का नाम आप सिंपली रखो, लेट्स सपोज रिएक्ट, कुछ इस तरह से, एंड लेट मी क्लिक एंटर। उसके बाद बता रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क को यूज करना है, इंस्टॉल करना है आपको। वेनिला को नहीं, व्यू को नहीं, रिएक्ट को। द आंसर इज यस। अब उसके बाद बता रहे हैं कि रिएक्ट में आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, या टाइपस्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर, या जावास्क्रिप्ट। एज ऑफ नाउ इस चैनल पे हमने टाइपस्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है, तो वी विल स्टिक विद जावास्क्रिप्ट। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, आई विल सिंपली से यस। और एज सुन एज आई डू यस, यू कैन क्लियरली सी आपका एक फोल्डर क्रिएट हो गया रिएक्ट,
और उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स क्रिएट हो गई। और ये पूरा का पूरा जितना भी ऊपर से लेकर ये नीचे तक ये फाइल्स है ना, ये आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट है। और अगर आप पहली बार रिएक्ट देख रहे हो, इससे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा अभी तक हम सिर्फ कुछ मिनिमम गिने चुने एक्सटेंशन वाले फाइल्स बनाते थे। index.html, style.css, index.javascript, script.javascript। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, जैसे ही मैंने इस व्हाइट वाली कमांड को ट्रिगर किया, इसने एक पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें हर किसी फाइल का अपना इंटेंशन है। देखो व्हाइट की कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये सिंपली कि व्हाइट के थ्रू मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं, तो इसका और कोई मतलब नहीं है एज ऑफ नाउ। रीडमी फाइल सिंपली रीडमी फाइल होती है। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो है package.json। अब package.json फाइल का मतलब क्या है कि इस फाइल के अंदर कुछ इस तरह से आपका एक जेसन फॉर्मेट में चीजें लिखी होती हैं, जो सिंपली बताता है कि इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या वर्जन है, उसके साथ साथ इस पे कौन सी npm स्क्रिप्ट्स को आप रन करोगे वो बताते हैं, और उसके साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी यूज हो रही है, ताकि बाद में जब आप इस प्रोजेक्ट को अपलोड करोगे ना, आप थोड़ी इनको पैकेजेस के साथ अपलोड करोगे, लेकिन आप उनकी इंफॉर्मेशन दोगे कि ये डिपेंडेंसी है, ताकि बाद में अगर इसको कोई और इंस्टॉल करे उसको पता चले कि इसके अंदर क्या क्या डिपेंडेंसी है और वो इसको इंस्टॉल करेगा। तो package.json आपकी प्रोजेक्ट का मेन फाइल है। अगर ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। तो package.json इज द मेन फाइल, वी सिंपली मेंटेन्स एंड अंडरस्टैंड्स व्हाट दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज अबाउट। इसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है, ये प्रोजेक्ट किस किस डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मेरा है सबसे पहली चीज जिसको हम बोलते हैं package.json, है ना। तो मैं बताता हूं बाकी। मेरे पास package.json है, प्रोजेक्ट इन्फो एंड डिपेंडेंसीज लिस्ट, परफेक्टली फाइन। ये रहा package.json। द शॉपिंग लिस्ट, थिंक ऑफ इट लाइक ए शॉपिंग लिस्ट। इट टेल्स योर प्रोजेक्ट व्हाट इट नीड्स टू रन, कि मेरा प्रोजेक्ट किस किस पे डिपेंड है ताकि ये प्रॉपर्ली चले। इसके अंदर मेरे पास नेम एंड वर्जन होता है, जो प्रोजेक्ट की आइडेंटिटी होती है। स्क्रिप्ट्स जो आप टर्मिनल में रन कर सकते हो, जो ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली सपोर्ट करेगा। उसके बाद डिपेंडेंसी, वो वाले पैकेजेस, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो इसको चाहिए होगी प्रोडक्शन के टाइम पे, और डेव डिपेंडेंसीज जो वो वाली डिपेंडेंसी जो खाली डेवलपमेंट के टाइम पे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक और फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, package.lock.json। अगर आप देखोगे इसमें काफी सारी चीजें इंस्टॉल होके आ गई, ऑल्दो नॉट इंस्टॉल आई वुड से, बट लिखी हुई है काफी सारी चीजें। अब इस package.json का मतलब क्या है? दो फाइल्स हैं, package.json, दूसरा package.lock.json। लेट्स सपोज एक डिफरेंस मैंने सिंपल आपके लिए रखा है कि package.json बोलता है कि मुझे एक डिपेंडेंसी चाहिए, मुझे आई नीड मिल्क। तो package.lock.json बोलेगा मुझे मिल्क नहीं, आई नीड अमूल गोल्ड 1 लीटर एग्जैक्ट दिस बैच। तो ये स्पेसिफिक उस चीज को इंस्टॉल करने में मुझे हेल्प करेगा। अगर ये वाली चीज नहीं होगी ना package.lock.json, तो आपके प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज नहीं हो सकता कि प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो। तो package.lock.json इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। It's created automatically when you run npm install, you don't write it। जैसे आप npm के थ्रू कुछ इंस्टॉल करते हो ना, package.lock.json, package.json, node modules फोल्डर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। You never edit it manually, always you let npm manage this file, it locks the exact version। तो जो आप इस वक्त रिएक्ट का कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज कर रहे हो, बाद में रिएक्ट राउट डॉम का कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज कर रहे हो, तो package.lock.json उस एग्जैक्ट वर्जन को लॉक कर देता है, precise version of every package and their dependencies, and it ensures consistency, same versions install on your laptop, teammates laptop and production, ताकि फिर वर्जन में हमारे पास कोई डिफरेंस ना आए। उसके बाद चलते हैं यहां पे, हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसको हम बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर है जिसके अंदर पहले तो एक बहुत ही बड़ा फोल्डर होता है जिसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस लिव करते हैं, रहते हैं। तो मेरे पास आई होप ये समझ आ गया, इसके अंदर सारे के सारे नोड पैकेजेस रहते हैं। package.json के बारे में भी हमने पढ़ा, package.lock.json के बारे में भी हमने पढ़ा। अब चलते हैं हमारे पास पब्लिक फोल्डर में। जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, हमारे पास हमें एसेट्स को यूज करना होता है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज। तो पब्लिक फोल्डर में आप वो सारी की सारी चीजें रखोगे। तो पब्लिक फोल्डर इज सिंपली एसेट्स, दैट्स इट।
उसके बाद मेरे पास है गिट इग्नोर। अगर गिट पढ़ा है तो आपको पता होगा गिट इग्नोर क्या है। इसमें वो सारे फाइल नेम्स जाते हैं, फोल्डर नेम्स जाते हैं, पाथ्स जाते हैं जो आप चाहते हो कि गिट इग्नोर करे जब मैं इस कोड को पुश करूं गिटहब पे। अब बचता है मेरे पास index.html। एंड वी नो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट हमेशा HTML ही होता है, HTML डॉक्यूमेंट ही होता है, उसी को डॉम में कन्वर्ट करके आपको चीजें दिखती हैं। तो मेरा जो मेन वेब पेज है ना वो ये है। अगर आप देखोगे इसमें इसके अंदर नॉर्मल HTML कोड है जिसके अंदर एक div है जिसकी आईडी रूट है, एक सिंपल div है जिसकी आईडी रूट है और इस div के अंदर कुछ भी नहीं है। और फिर इसी HTML फाइल को एक src script.jsx एक फाइल के साथ अटैच किया गया है। मतलब इस HTML पे एक जावास्क्रिप्ट या JSX कोड रन करता है। अब JSX क्या होता है 2 मिनट में पढ़ाता हूं। इसका मतलब यह है कि यहां पे इस फाइल में मैं चेंज नहीं करूंगा, ये बनी है, इसके अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट है और div है। तो मैं जो इस main.jsx में लिखूंगा वो सारी की सारी चीजें इस index.html में इंप्लीमेंट होगी। हम 99.99% टाइम्स इसमें चेंज नहीं करते, सो वी विल क्लोज इट। बट रिमेंबर इसमें div है जिसकी आईडी रूट है और इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक की गई है जो src फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है main। आगे चलते हैं, अब चलते हैं src फोल्डर में। अगर आप देखोगे src फोल्डर, इसमें कुछ फाइल्स हैं और ये src फोल्डर ही एक्चुअली वो फोल्डर है जिसमें आप काम करोगे, जिसमें आप अपना कोड लिखोगे, अपने कंपोनेंट्स को बनाओगे। तो यहां पे सबसे पहली फाइल जो वहां पे उस index.html को लिंक करके उसी को देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे मैं सिंपली इसको बता रहा हूं कि तुम्हें काम करो रिएक्ट डॉम को यूज करके, जो कि एक लाइब्रेरी है, कि रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी को यूज करके एक रूट नोड क्रिएट करो। डॉम में रूट होता है ना, उसको रूट नोड क्रिएट करो। किस वाले एलिमेंट को? जो डॉक्यूमेंट में मेरे पास है, डॉक्यूमेंट है ना index.html, उसके अंदर एक एलिमेंट है गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसका आईडी रूट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस फाइल में मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं जो div है उस div जो index.html है उसको रूट नोड बनाओ और उसके बाद उसमें रेंडर करो, मतलब डिस्प्ले कराओ क्या, मेरा ये वाला फाइल जो कि है ऐप। अब यहां पे ऐप क्या उसके बारे में देखेंगे। सिट्रिक मोड को एज ऑफ नाउ इग्नोर करो, इवन लेट मी रिमूव दिस सिट्रिक मोड फॉर नाउ। मैं इसको रिमूव ही करता हूं। मैं सिंपली इसको बताता हूं कि मेरे पास जो एलिमेंट है जिसकी आईडी रूट है, div है, उसको रूट नोड बनाओ और उस पर दिखाओ, रेंडर मतलब डिस्प्ले कराओ या उसमें कंज्यूम कराओ क्या, मेरा ये वाला एक टैग। इस तरह से हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाते हैं ना। अब अगर आप देखोगे मेरे पास ऐप है, इस ऐप को मैंने इस वाले पाथ से लाया, मतलब कोई फाइल है जो करंट फोल्डर के स्ट्रक्चर पे ही है, उसी लेवल पे, जिसका नाम है app.jsx, उसी को इंपोर्ट करो और उसको यहां पे कॉल करो। अगर मैं इसको यहां पे रिमूव करूंगा, लेट मी रिमूव दिस ऐप इंटायरली, मैं इसमें h1 टैग डालूंगा। सो आई विल सिंपली से अदफर रशीद, कुछ इस तरह से सिंपल चीज। मैं ना ऐप को इंपोर्ट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, बस रूट नोड क्रिएट कर रहा हूं उस div का और उसके अंदर h1 डाल रहा हूं। अब मैं यहां पे चलता हूं इस वाले वेबसाइट पे एंड लेट मी स्टॉप दिस। अगर आप देखोगे मेरा टर्मिनल YouTube रिएक्ट पे है, तो अब सबसे पहली चीज, आपका फोल्डर जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट में है, YouTube रिएक्ट में नहीं। तो अब सबसे पहली चीज cd लिखोगे, cd के बाद इसको बोलोगे कि रिएक्ट पे चेंज डायरेक्टरी करो, तो रिएक्ट पे चला गया ना। उसके बाद आप लिखोगे npm run dev कि मेरे पास dev डिपेंडेंसी है, उसको dev स्क्रिप्ट है, उसको एग्जीक्यूट करो। अब अगर मैं इस लोकल होस्ट पे क्लिक करूंगा ना, कंट्रोल और क्लिक, तो इस पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे मेरा अदफर रशीद दिखा। तो जो मैंने h1 यहां पे डाला ना, वही h1 मेरे पास उस div में है। अगर मैं यहां पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा ना, आप देखोगे मेरे पास वही div है जिसकी आईडी रूट है और उसके अंदर मेरा h1 है, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है, जो भी आप इस रूट रेंडर के अंदर डिस्प्ले कराओगे वही आपकी वेबसाइट बनेगी, सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं। इसके अंदर मैं अगर h1 की जगह पे लेट्स सपोज आई विल सिंपली ऐड मार्क, तो आप देखोगे ब्राउजर में भी मेरे पास मार्क आएगा। तो आई होप दिस मेक सेंस। तो main.js आपकी मेन फाइल है जिसमें आपकी वेबसाइट का मेन पैरेंट बन रहा है। आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो यहां पे मैं चलता हूं वापस और मैं अपने ऐप को कॉल करूंगा लाइक दिस, जो मेरा ऐप था, बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं ऐप पे, क्योंकि मैं ऐप को ला रहा हूं यहां पे, तो ऐप में देखना पड़ेगा। अगर आप ऐप में देखोगे ना, यहां पे काफी सारा कोड है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं होती है। मैं यहां से लेकर रिटर्न के बाद यहां पे
इस टाइम तक रिमूव करूंगा, ठीक है। उसके बाद ना मुझे CSS चाहिए ना कुछ, ये सारे का सारा चीज मैं रिमूव करूंगा, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। सिंपल मेरे पास एक फंक्शन है ऐप जिसके अंदर रिटर्न हो रहा है ये चीज, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है सर? मैंने ऐसा सिंटेक्स आज से पहले कभी देखा नहीं है कि मेरा एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, उसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूं एक एम्प्टी टैग को। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो दिस। तो यहां पे हमें सीखना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंटेक्स जिसको हम बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML। हमारे पास रिएक्ट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं यूजिंग ए वेरी स्पेसिफिक सिंटेक्स जो क्या है JSX। और JSX ऐसा सिंटेक्स है जिसको यूज करके ये आपको अलाउ करता है कि आपका HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों कंबाइन हो जाए। तो HTML लाइक सिंटेक्स डायरेक्टली इनसाइड जावास्क्रिप्ट कोड। अभी तक शायद आपने कुछ इस तरह से किया होगा। लेट्स सपोज इफ आई राइट दिस, हमने कुछ इस तरह से टैग्स बनाए होंगे। H1 जिसके अंदर कुछ टैग हैं, टेक्स्ट हैं, और H1 को क्लोज किया। मैंने वेरिएबल इसी तरह से लाइक दिस बनाया, where a is equals to 10, लाइक दिस। यही बनाया ना आज तक। जावास्क्रिप्ट सेपरेट, HTML सेपरेट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर HTML को टारगेट करना था तो वी यूज्ड टू यूज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मेथड्स, राइट। लेकिन JSX एक ऐसा सिंटेक्स है जिसको हम यूज करते हैं अपने रिएक्ट में, जो हमें अलाउ करता है कुछ इस तरह से कोड लिखना कि मैं where लिखूंगा H1 is equals to H1 टैग, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट यहां पे लाइक दिस। और ये प्रॉपर वैलिड सिंटेक्स है। तो मेरा HTML भी आ गया और जावास्क्रिप्ट भी आ गया। सो मेरा JSX is simply 80% of JavaScript, 20% of HTML, sometimes 70% of JavaScript, 30% of HTML। तो ये सिंटेक्स हमें अलाउ करता है HTML और जावास्क्रिप्ट को क्लब करने का। तो हमारे पास कुछ इस तरह से मैंने एक वेरिएबल बनाया एलिमेंट, जिसके अंदर मैंने कुछ ब्रैकेट में एक H1 टैग को डाला। तो सिंपल है कि ये एलिमेंट एक रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट करता है जो कि H1 टैग है। अगर ये हमारे पास सिंटेक्स नहीं होता, JSX सिंटेक्स नहीं होता, तो हमें हर किसी चीज को लिखने के लिए रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज करना होता। यही चीज अगर मुझे JSX के बगैर लिखनी होती तो मैं एक वेरिएबल एलिमेंट को क्रिएट करता, फिर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की तरह लिखता कि रिएक्ट लाइब्रेरी को यूज करके उसके अंदर एक क्रिएट एलिमेंट करो जिसका नाम H1 है, जिसपे ये एट्रीब्यूट हैं और उसके अंदर ये टेक्स्ट हैं। अब आप इमेजिन करो, आप 1000 टैग्स इस तरह से लिख सकते हो, चांसेस नो। तो इसीलिए हमारे पास एक सिंपल सिंटेक्स आया जिसको हम बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट और HTML की मर्जिंग, क्लबिंग, और वो हमें अलाउ करता है ये सारी चीजें क्रिएट करने को। अब लेकिन ब्राउजर तो JSX नहीं समझता है ना, ब्राउजर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट समझता है। तो रिएक्ट जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो वहां पे आपके पास एक टूल इंस्टॉल होता है जिसको बोलते हैं बेबल। और बेबल एक ऐसा टूल है जो आपके JSX को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है बिफोर ब्राउजर रन्स इट, व्हिच मींस ब्राउजर इवेंचुअली रन्स अवर जावास्क्रिप्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना और लिखना है JSX। बेबल internally takes care of it. You don't have to worry about anything because it's declarative in nature. You don't have to do anything, it happens in the background सारा कुछ। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है बेबल क्या होता है, एक ऐसा टूल रिएक्ट का जो मेरे JSX को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब चलते आगे। जब आप JSX लिखते हो ना, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको मैंडेटरी फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली चीज, आप एक पैरेंट एलिमेंट हमेशा रखोगे। आपका जावास्क्रिप्ट JSX आई मीन कभी भी दो एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। दो एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करेगा। तीसरी चीज, इसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, वो कैमल केस में होंगे। मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखोगे ऑन क्लिक सी, वहां पे स्मॉल था, यहां पे कैपिटल है। इसी तरह से आपने लिखा है लेट्स सपोज ऑन की डाउन, तो के कैपिटल होगा। तो यहां पे कैमल केस एट्रीब्यूट्स आते हैं JSX में। उसके साथ साथ यहां पे अगर आपको क्लास लिखना है तो क्लास नहीं आएगा, क्लास नेम आएगा। तो जब भी आपको एलिमेंट का क्लास देना होगा, क्लास एट्रीब्यूट देना होगा, तो यहां पे क्लास नेम आएगा। और उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में आपको स्लैश डालना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा HTML में हमारे पास अगर मैं BR लिखूंगा ना, BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ऐसे भी लिखूंगा चलेगा, लेकिन JSX में नहीं। JSX में इसको यहां पे क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और उसके बाद अगर आपके पास एक H1 टैग है, इसके अंदर नॉर्मल टेक्स्ट जाएगा, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो HTML में जब भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को एक्सेस करना होगा, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनको एक्सेस करोगे। ये है
सिंपल फंडा। उसके बाद अगर स्टाइल करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट, तो वहां पे डबल ब्रेसेस को यूज करना होगा टू राइट इट। ये मैं बाद में दिखाऊंगा, इसको आप अभी इग्नोर करो, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि हम अपना रिएक्ट का पहला कोड कैसे लिखें, ताकि वी विल गो देयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहां पे एक चीज है, हमारे पास रिएक्ट सपोर्ट करता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। क्या करता है? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो हमें कंपोनेंट्स बनाने होंगे। एक कंपोनेंट सिंपली मानो एक ऐसी चीज जो एक सिंगल यूजर इंटरफेस रिटर्न करता हो। ये मेरी डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक है ना। अब जब भी हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, हमारे पास दो तरीके होते हैं कंपोनेंट्स बनाने के। एक है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स, जिसको हम देखेंगे, दूसरा है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। जब मैंने 6-7 साल पहले रिएक्ट सीखा था ना, तब मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को काफी ज्यादा यूज करता था, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा फंक्शनैलिटीज होती थी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। लेकिन उसका सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था और वो मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स आए जो इजी होते थे। एक फंक्शन जो आपका एचटीएमएल रिटर्न करेगा, उसके बाद उसमें मेथड्स आए, सारी चीजें आई। तो आज हम सिर्फ मैक्सिमम टाइम पे 95% ऑफ टाइम इस पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है? ए कंपोनेंट इज सिंपली अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अगर आपको कोई बोलेगा कंपोनेंट क्या होता है, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फंक्शन जो रिटर्न करता है आपका JSX, दैट्स इट। जो आपका JSX रिटर्न करता है। लाइक अगर आप यहां पे देखोगे, मेरी एक फंक्शन है जिसका नाम वेलकम है, और यहां पे एक चीज याद रखना, जिस फाइल के अंदर आप एक कंपोनेंट बनाओगे ना, उस फाइल का पहला लेटर कैपिटल रखना, उस फंक्शन का पहला लेटर भी कैपिटल रखना। तो इसको हम बोलते हैं पास्कल केस। उसके बाद ये जो वेलकम है, ये रिटर्न करता है मेरा JSX रिटर्न करता है, सिंपल। उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं ताकि मैं इसको अपने main.jsx में लाऊं, इंपोर्ट करूं, सिंपल एज दैट। अब दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, नेम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड इट मस्ट रिटर्न JSX HTML लाइक कोड। और उसके बाद हम इसी वेलकम फंक्शन को एज अ कंपोनेंट, एज अ टैग कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं आपको एक सिंपल तरीके से दिखाता हूं। यहां पे मेरे पास, मैं इस सारी की सारी चीज को रिमूव करूंगा, है ना। अभी मेरे पास एक सिंपल फाइल है app.js। इसी app.js के अंदर मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा, जो भी फाइल का नाम है वही रखूंगा, A कैपिटल, उसके बाद नॉर्मल फंक्शन है कुछ इस तरह से। अब ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा मेरा JSX, और JSX लेट सपोज एज ऑफ नाउ मेरा H1 टैग है जिसमें मैं लिखूंगा हेलो वेलकम, सिंपल चीज। अब मैंने एक कंपोनेंट तो बनाया, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ना, यहां पे आउटपुट में मेरे पास कुछ भी नहीं है। इफ आई रिफ्रेश माय पेज, देयर इज नथिंग। क्यों? क्योंकि मेरे आउटपुट के साथ लिंक है मेरा रूट main.jsx, और main.jsx के अंदर ऐप है जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन यहां से क्या मैं उस चीज को एक्सपोर्ट करता हूं? द आंसर इज नो। तो जब तक ना आप एक फाइल को एक्सपोर्ट करोगे, तब तक आप उसको दूसरी जगह पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट, दूसरा होता है नेम्ड। अब नेम्ड और डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले मैं करूंगा डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई एप्लीकेशन, जो फंक्शन का नाम है उसको मैं ऐसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूंगा। अब जब मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, इसके रिलेटेड दो चीजों को याद रखना है कि एक फाइल से, एक पाथ से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं। आप ऐसा नहीं कि एक और फंक्शन नीचे क्रिएट करोगे उसको भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे, नहीं। एक फाइल से एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। उसके बाद आप इसको इंपोर्ट जरूरी नहीं है कि उसी नाम से करो, आप इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। तो डिफॉल्ट, उसके बाद उसी नाम से यहां पे कॉल भी करना है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है ना, आप उसको उसके डिफरेंट नाम से भी इंपोर्ट कर सकते हो, चलेगा। क्योंकि हमें पता है कि उस लोकेशन से सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, तो हम इसको इंपोर्ट किसी भी नाम से कर सकते हैं। ये है दो चीजें। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने नाम से ही इंपोर्ट करते हैं। तो यहां पे भी ऐप रखूंगा, यहां पे भी ऐप रखूंगा। आ गई बात। दूसरा मेरे पास है, मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा बल्कि मैं नेम्ड करूंगा। तो उस केस में मैं कर्ली ब्रेस के अंदर अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करता हूं। तो एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेस ऐप। अब यहां पे यह है कि इसको इंपोर्ट करने के लिए भी कर्ली ब्रेस ही लगेगा, और इसको आप जिस नाम से एक्सपोर्ट करते हो उसी नाम से इंपोर्ट करना है। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा अदफर और यहां पे भी लिखूंगा अदफर, ये नहीं चलेगा। डिफॉल्ट में चलता, यहां पे नहीं चलेगा। सो जिस नाम से आप एक्सपोर्ट करते हो किसी भी चीज को कर्ली ब्रेस के अंदर, उसको उसी नाम से इंपोर्ट करना है।
इस एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट एंड नेम्ड इंपोर्ट, नेम्ड। और मेरे पास ये जो था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, इसको हम बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और इसको डिफॉल्ट ही इंपोर्ट भी करना है। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। डन। यहां पे चलते हैं वापस। मेरा ऐप इंपोर्ट हो गया, ऐप को कॉल किया बढ़िया तरीके से, वंडरफुल, कोई भी इशू नहीं है। अब यहां पे जो मैंने आपको JSX के रिलेटेड रूल पढ़ाया था कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हमेशा एक ही HTML एलिमेंट को रिटर्न करेगा। व्हाट इफ आई विल सिंपली गो टेल इट p टैग को रिटर्न करो जिसके अंदर ये टेक्स्ट है, आप देखोगे एरर दिखा रहा है। ये दो एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करेगा, विच इज एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट एज वेल। वही चीज जावास्क्रिप्ट पे भी होती है ना, क्या हम एक ही चीज को रिटर्न करते हैं, है ना। तो यहां पे भी वही है कि एक ही JSX एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो अगर आप चाहते हो कि H1 और p टैग को रिटर्न करो तो आपको कुछ इस तरह से div के अंदर इनको रिटर्न करना पड़ेगा। उसके अंदर दो को डालो क्योंकि अभी भी ये एक ही पैरेंट को रिटर्न कर रहा है। दिस विल वर्क। अब आप चाहते हो कि मुझे div को नहीं, मुझे div को एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि div विल ऐड अनदर लेयर। तो हमारे पास रिएक्ट में एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो आप इसको एम्प्टी भी रख सकते हो, ये भी चलेगा, एम्प्टी टैग। इसके रूल होते हैं, इसका ना कोई एट्रीब्यूट होगा, ना नाम होगा, ना कुछ। तो ये भी चलेगा क्योंकि अभी एक पैरेंट के अंदर रैप कर रहा हूं जिसका कोई नाम नहीं है। तो ये भी बिंदास तरीके से चलेगा। आप देखोगे आउटपुट में जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा मेरे पास ये चीज आ गई। अब यहां पे ये सर ये टेक्स्ट सेंटर में क्यों है, क्योंकि main.jsx पे अगर आप देखोगे ना CSS इंपोर्टेड है। तो जो मेरा CSS है वो इंपोर्टेड है। अगर आप देखोगे CSS है, नॉर्मल CSS है, नॉर्मल CSS। आप इन दो फाइल्स को डिलीट भी करोगे ना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि CSS आप बाद में सीखोगे कैसे क्या लिखते हैं, वो हम देखेंगे बाद में, राइट। तो मेरे पास अब यहां पे सवाल ये है कि main.jsx में चेंज मैंने की, उसमें मैंने ऐप को लिंक किया। इसका मतलब यह है कि जो मेरा मेन पैरेंट है वो app.jsx है और सारी की सारी चीजें app.jsx में ही होंगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक और कंपोनेंट है, तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए लेट्स सपोज मेरे पास अबाउट कंपोनेंट है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक JSX एलिमेंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा मेरा लेट्स सपोज div टैग, उसी div टैग के अंदर आई विल सिंपली गो राइट माय H1 टैग और उसी H1 टैग के अंदर आई विल सिंपली से आई एम अबाउट पेज। अब यहां पे वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या ये फंक्शन, क्या ये यूजर इंटरफेस आउटपुट में विजिबल होगा, क्योंकि मैंने इसको app.jsx के अंदर लिखा है और ऐप को वहां पे इंपोर्ट करके कॉल भी किया है। बट यहां पे द आंसर इज कि ये विजिबल नहीं होगा। अगर आप यहां पे देखोगे हेलो वेलकम है, आई एम अबाउट पेज विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन है, इसको जब तक ना आप कॉल करोगे तब तक नहीं चलेगा। तो यहां पे मुझे इसको कॉल करना है, मैं चाहूं तो इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके वहां पे कॉल कर सकता हूं, लेकिन हम मेन में सिर्फ ऐप को रखते हैं और फिर ऐप के अंदर जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसको कॉल करेंगे। और मैं यहां पे कुछ इस तरह से इसको कॉल करूंगा और जैसे ही मैंने इसको ऐप के अंदर कॉल किया, अब ये ऑटोमेटिकली मेन में भी कॉल हो गया क्योंकि मेन में मैं ऐप को कॉल कर रहा हूं। आप देखोगे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा यहां पे आई एम अबाउट पेज आ गया। और सिंस React supports reusability, मैं इसी अबाउट को मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकता हूं। तो एक ही बार कंपोनेंट बन गया, उसको मैं रीयूज करूंगा जितनी बार मैं चाहूं उतनी बार। तो इफ आई रिफ्रेश माय पेज, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास उतने अबाउट पेज आ गए। एक और कंपोनेंट बनाते हैं, मैं नीचे जाता हूं, मैं बनाऊंगा एक और कंपोनेंट जिसका नाम होगा कंटैक्ट विद C कैपिटल। यहां से मैं सिंपली जाऊंगा कुछ इस तरह से और मैं रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, सिंपली अपना एक div और उसी div के अंदर मैं अपना H1 डालूंगा और उसी H1 के अंदर मैं लिखूंगा आई एम ए कंटैक्ट कंपोनेंट, कुछ इस तरह से। अब इस आई एम ए कंटैक्ट कंपोनेंट वाले कंपोनेंट को विजिबल कराने के लिए मुझे इसकी लिंक अपने div जिसकी आईडी रूट है उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो मैं चाहूं तो मैं अगर यहां पे इस पीस को कॉल कर सकता हूं, तो लेट मी सिंपली गो हियर एंड कॉल माय कंटैक्ट, कुछ इस तरह से, है ना, बढ़िया तरीके से। तो अब अगर मैं यहां पे आउटपुट पे जाऊंगा, आप देखोगे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा मेरे पास कंटैक्ट पेज यहां पे आ गया। तो इस टाइम पे क्या मैं कह सकता हूं, मेरा जो फोल्डर कंपोनेंट स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि मेरा जो मेन पैरेंट है दैट इज app.js और उसके अंदर मेरे पास काफी सारे अबाउट कंपोनेंट हैं, तो काफी सारे हैं मेरे पास, एंड फाइनली उसी के अंदर मेरे पास कंटैक्ट पेज हैं लाइक दिस। तो ये दो कंपोनेंट सिबलिंग से आपस में, क्योंकि इन दोनों को मैंने app.js में कॉल किया। बट ऑन द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग माय कंटैक्ट हियर, अगर मैं कंटैक्ट को यहां पे ना कॉल करके इसको यहां पे अबाउट में कॉल करूं तो उससे होगा क्या
जितनी बार मैंने अबाउट को कॉल किया उतनी बार कंटैक्ट आएगा। और इस टाइम पे मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि मेरा ऐप है और उसी ऐप का चाइल्ड मेरा अबाउट है और उस अबाउट का चाइल्ड मेरे पास कंटैक्ट है, कुछ इस तरह से। So you can clearly see as soon as I go in the output refresh my page, हर किसी अबाउट का अपना एक, जैसे मैं इसको क्लोज करके रिफ्रेश करूंगा, हर किसी अबाउट का अपना एक कंटैक्ट कंपोनेंट भी है। तो यह आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस कंपोनेंट को कहां पे कॉल करना है, लेकिन उसका कनेक्शन इवेंचुअली app.js से होना चाहिए और उसके बाद main.js से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब चलते हैं यहां पे, एक सपोज मेरे पास 20-30 कंपोनेंट्स हैं, तो क्या आप हर किसी कंपोनेंट को अपने app.js में ही क्रिएट करोगे? ध्यान से सुनो, यहीं पे हम क्या करते हैं, हम सेपरेट फाइल्स को बनाते हैं। मैं यहां पे इसी src में उधर ही फाइल बना सकता हूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कंपोनेंट्स, लाइक दिस। और इसी कंपोनेंट्स के अंदर आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग माई कंपोनेंट्स वन बाय वन, जिसके अंदर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा RFCE। अगर आप देखोगे एक अबाउट है जो रिटर्न करता है मेरा D। अब आप बोलोगे सर ये ऑटोमेटिकली कैसे आया? आप एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करो जिसका नाम होगा React Redux, दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, इस वाले एक्सटेंशन को आप शॉर्ट फॉर्म्स में अपने कंपोनेंट्स को विद इन नो टाइम क्रिएट कर सकते हो। इसका पहला जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप याद रखोगे RFCE, React Functional Component with Default Export। तो if I simply click, आप देखोगे एक फंक्शन बन गया अबाउट, इसको आप इग्नोर करो एज ऑफ नाउ। उसके बाद उसके अंदर div है, तो मैं यहां पे जाऊंगा, इसके अंदर अपना h1 क्रिएट करूंगा एंड आई विल सिंपली सी I am about component like this, बढ़िया तरीके से। एंड सिमिलरली इसी कंपोनेंट्स फोल्डर में आई विल सिंपली क्रिएट माय अनदर कंपोनेंट contact.js, जिसके अंदर अगेन RFCE और मैं एक h1 टैग को क्रिएट करूंगा लाइक दिस, और उसी h1 के अंदर लिखूंगा I am contact component, बढ़िया तरीके से। अब अगर मैं app.js में, ऑफ कोर्स मैं इन दोनों को रिमूव करूंगा, इन सब को रिमूव करूंगा यहां पे, इन अबाउट कॉल्स को, क्या मेरे पास ये about.js contact.js ऑटोमेटिकली विजिबल होगा? ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि जब तक ना आप इनको यहां पे कॉल करोगे तब तक ये विजिबल होगा नहीं, लेकिन कॉल करने के लिए इनको बताना पड़ेगा ना ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। और वहां पे सिंस मैंने इनको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, मैं किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूं। तो मैंने क्या बोला इसको, इंपोर्ट माय कांटेक्ट फ्रॉम इस पाथ से ./components/component। इसी तरह से मैं यहां पे करूंगा काम, मैं लिखूंगा इंपोर्ट माय अबाउट। जैसे ही मैं अबाउट को इंपोर्ट करूंगा, आप देखोगे उसी पाथ से जहां से मैंने इसको इंपोर्ट किया। फिर चाहूं तो मैं यहां पे अबाउट को कॉल करूं लाइक दिस, है ना। उसके बाद आई विल सिंपली गो हियर and I will also call my contact like this. Done है बढ़िया तरीके से। If I now go to the output, you can clearly see as soon as I refresh my page, it says there's an issue with my about.js. So let's go here to about.js. मेरे पास कोई भी इशू नहीं है। Then I have here तो app.js में जाएंगे, about मेरा कॉल हो गया and okay. So basically यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जो आप एक्सटेंशन बनाओगे ना, उसका एक्सटेंशन आपको JSX रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे JSX एक्सटेंशन है और यहां पे JSX एक्सटेंशन है। सिंस सारी फाइल्स उसी में है तो वो इशू है। तो इफ आई नाउ गो हियर एंड रिफ्रेश माय पेज, इट शुड प्रॉपर्ली वर्क। व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? लेट्स गो टू इंस्पेक्ट, लेट्स गो टू कंसोल। इट सेज 404 फाउंड, कुछ एरर भी नहीं आ रहा है। सो लेट मी ट्राई टू रीट्रिगर माय सर्वर। ओके, सो देयर इज एन एरर इन द टर्मिनल। मैं अपने सर्वर को रीट्रिगर कर लेता हूं एंड लेट मी गो हियर, और अगर आप देखोगे बिंदास तरीके से चल गया। तो एक्सटेंशन का नाम रखना है JSX नॉट JS। ओके, आई होप इट मेक्स नाउ सेंस। आई होप आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हम किस तरह से रिएक्ट में कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम चाहे तो उनको इस तरह से रीयूज भी कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज आवर प्रॉप्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉप्स, शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज, इज अ वे टू सेंड डेटा फ्रॉम पैरेंट कंपोनेंट टू द चाइल्ड कंपोनेंट। आपको याद होगा इसी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है वन वे डेटा बाइंडिंग, कि किस तरह से हम डेटा को फ्लो करा सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम पैरेंट टू चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके लिए हमारे पास यूज होता है प्रॉप्स।
अब प्रॉप्स क्या है, याद रखना जब भी आप एक कंपोनेंट बनाते हो ना, कंपोनेंट हमने समझा सिंपली एक फंक्शन होता है और हर कोई कंपोनेंट के पास एक आर्ग्यूमेंट जाता है, एक पैरामीटर जाता है जिसका नाम है प्रॉप्स, और वो प्रॉप्स ही आपका प्रॉपर्टीज होता है जो वो पैरेंट से लेगा। लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एनालॉजी हियर। प्रॉपर्टीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल एक एनालॉजी यहां पे देने की कोशिश करता हूं। मेरे पास इस वक्त लेट्स सपोज पहला एलिमेंट है, लेट मी गो हियर कंट्रोल Z एंड लेट मी सिंपली टाइप हियर मेरा पहला जो कंपोनेंट है दैट्स app.js। ओके परफेक्ट। मेरा कीबोर्ड कभी कभी ना उल्टा चल जाता है। app.jsx, इसका मेरे पास दूसरा चाइल्ड है, लेट्स सपोज दिस इज माय comp1। मेरा इसके अंदर एक और चिल्ड्रन है जो है comp2, उसके अंदर मेरा एक और चिल्ड्रन जो है comp3। कुछ इस तरह से मेरे पास इस तरह से एक हायरार्की बन रही है। अब यहां पे मेरा है comp1.js, उसी तरह से मेरे पास comp2 है .js, और उसी तरह से मेरे पास comp3 है .js। अगर आप यहां पे देखोगे मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर बन रहा है, कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बन रहा है कि मेरा पहला जो चाइल्ड है वो है, पहला जो पैरेंट है वो है app.js, जिसके अंदर मैंने कॉल किया है comp1.js। इसका मतलब comp1.js इज द चाइल्ड ऑफ app.js। इस comp1.js के अंदर मैंने comp2.js को कॉल किया है, मतलब comp2.js इज द चाइल्ड ऑफ comp1.js, comp2.js इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ app.js। फिर इसी comp2.js के अंदर मैंने comp3.js को कॉल किया, विच मेक्स comp3.js चाइल्ड ऑफ comp2.js। अब यहां पे लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा पॉइंट है और उस डेटा पॉइंट का नाम है नेम, ठीक है ना। नेम इज इक्वल टू अदफर, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया अदफर, और इसी को मुझे कंपोनेंट्स के बीच में सेंड करना है। इसको मैंने app.js में डिफाइन किया, तो इसको मैं यहां पे भी सेंड कर सकता हूं, फिर यहां से यहां पे भी सेंड कर सकता हूं, यहां से भी सेंड कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहां से यहां पे डायरेक्टली सेंड कर सकता हूं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये यहां से यहां पे सेंड कर सकता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉप्स। तो प्रॉप्स सिंपली कहता है कि अगर आपको डेटा को यहां पे डिफाइन किया लेकिन उसके बाद यहां पे कंज्यूम करना है, तो प्रॉप्स के थ्रू आपको पहले इसको एक्सेस देना पड़ेगा, फिर इसको एक्सेस देना पड़ेगा, फिर इसको एक्सेस देना पड़ेगा। इस तरह से प्रॉप्स ट्रांसफर होंगे। अब ये कैसे करते हैं, चलो हम समझेंगे अपने कोड के थ्रू। तो मैं अपने VS कोड में जाता हूं एंड इन माय app.js लेट मी सिंपली रिमूव ऑल दिस p tag एंड दिस स्टफ एंड लेट मी हैव अ वेरी सिंपल हेलो वेलकम एज ऑफ नाउ। इसके बाद मैं इनको भी रिमूव करता हूं फॉर नाउ। मैं अपने कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं जिसका नाम है comp1.js। उसके बाद मेरे पास यहां पे आएगा दूसरा कंपोनेंट comp2.js, डन। फिर मेरे पास आएगा तीसरा कंपोनेंट जिसका नाम है comp3.js, कुछ इस तरह से। अब comp1 को पहले क्रिएट करते हैं rfce, डन है। comp2 को भी क्रिएट करते हैं rfce, वेरी गुड। सिंपली एक फंक्शन, उसका नाम वो रिटर्न करता है एक div। उसके बाद मेरे पास है rfce यहां पे भी बढ़िया तरीके से। अब comp1 पे मैं अपना h1 टैग लिखूंगा जिसमें होगा सिंपली I am a component 1। इसी को मैं कॉपी करके मैं यहां पे पेस्ट कर लेता हूं बढ़िया तरीके से। ये है मेरा I am a component 2। उसके बाद मैं यहां पे इसको भी पेस्ट करके लिखता हूं I am a component 3, डन। क्या अभी मेरे पास चाहे comp1 हो, comp2 हो, comp3 हो, इसको मैंने किसी भी तरीके से अपने यूजर इंटरफेस के साथ कनेक्ट किया? द आंसर इज नो। तो मैं अपने app.js में जाऊंगा और यहां पे सिंपली अपने comp1 को कॉल करूंगा। तो मैं यहां पे जाऊंगा, इसको इंपोर्ट करके ऐसे कॉल करूंगा। अगर आप देखोगे comp1 को इंपोर्ट किया इस पाथ से और उसको एज अ कंपोनेंट कॉल भी किया। आउटपुट में जाऊंगा, जैसे ही मैं अपने रिएक्ट को रिफ्रेश करूंगा आप क्लियरली देखोगे मेरे पास, अच्छा फिर से वही चीज, फिर से वही गलती। मेरे पास इसका एक्सटेंशन है JSX, इसका भी एक्सटेंशन है JSX, इसका भी एक्सटेंशन है JSX, ठीक है ना। So let me go here and in the app.js I will make a small change to retrigger it. So if I go here, it is retriggered and now I will go here. You can clearly see I am comp1. तो as of now मेरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि ऐप मेरा मेन पैरेंट है, उसके अंदर मेरा comp1 चाइल्ड है। मैं यहां पे जाता हूं अपने comp1 के अंदर, है ना। तो मैं यहां पे जाता हूं comp1 के अंदर, इस comp1 के अंदर मैं सिंपली कॉल करूंगा अपने comp2 को। तो इसको भी इंपोर्ट करके कुछ इस तरह से हो जाएगा बढ़िया तरीके से। इफ आई गो टू द आउटपुट रिफ्रेश माय पेज, यू कैन क्लियरली सी comp2 इज विजिबल।
फिर मेरे पास मैं यहां पे जाऊंगा अपने VS कोड में और comp2 के अंदर मैं डिफाइन करूंगा अपना क्या, मेरा comp3। तो मैं इस comp3 को यहां पे कॉल कर रहा हूं लाइक दिस। बढ़िया हो गया ना। तो मेरा वो स्ट्रक्चर जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था कंपोनेंट्स का, वो बन गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि मैं अपने रिएक्ट में किस तरह से जावास्क्रिप्ट एंटिटीज को एक्सेस करता हूं। तो इस रिटर्न के ऊपर लेट्स सपोज मेरा एक वेरिएबल है a, उसका नाम है 10, उसके अंदर वैल्यू है 10, ये मेरी एज है लेट्स सपोज। अब इस एज को मुझे दिखाना है एक टैग के अंदर, तो मैं लिखूंगा लेट्स सपोज मेरा h2 टैग, और इस टैग के अंदर लिखूंगा माई एज इज, एंड व्हाट इज माई एज। फिर सिंस ये एक जावास्क्रिप्ट एंटिटी में HTML में एक्सेस कर रहा हूं, तो इसको कर्ली ब्रेस के अंदर कुछ इस तरह से एक्सेस करूंगा। तो अब इट विल प्रॉपर्ली बी विजिबल हियर, तो मेरा 10 विजिबल है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो एज है ना, इसको मैं यहां पे विजिबल ना करके मुझे एक्चुअली इसको कंपोनेंट 3 में विजिबल कराना है। तो कैसे करूंगा? मैं डायरेक्टली तो सेंड नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भेजना पड़ेगा comp1 के अंदर, फिर comp1 से comp2 के अंदर, comp2 से comp3 के अंदर। लेकिन पहले एक कंपोनेंट का देखते हैं। मैं यहां पे जब भी एक कंपोनेंट को कॉल करूंगा ना, इसको हम प्रॉप्स भेज सकते हैं, इनपुट्स भेज सकते हैं। कैसे? जहां पे मैंने कंपोनेंट को कॉल किया उसी के अंदर मैं सिंपली कुछ आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन करूंगा लाइक दिस। लेट्स सपोज मैंने डिफाइन किया नेम अदफर, फिर मैंने डिफाइन किया लेट्स सपोज एज इज इक्वल टू 33, कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग जिसमें मैं 33 लिखूंगा। मैं इसको रिमूव करता हूं फॉर नाउ। तो मैंने comp1 को कॉल किया, उसके सामने दो की वैल्यू पेयर्स को डिफाइन किया, एक है नेम, दूसरा है एज। इवन अगर मैं यहां पे अभी आउटपुट में जाऊंगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो हुआ क्या, मैंने अपने app.js में जहां पे कंपोनेंट को कॉल किया वहां पे दो इनपुट्स दिए। अब ये इनपुट्स उस comp1 तक डायरेक्टली जाएंगे। कैसे? इस प्रॉप्स के आर्गुमेंट के थ्रू। तो जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो ना, उसके अंदर एक पैरामीटर जाता है जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं, और ये प्रॉप्स कुछ नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वो सारे की वैल्यू पेयर्स होंगे। अगर मैं करूंगा console.log props एंड नाउ इफ आई सिंपली गो हियर, लेट मी ट्राई टू गो टू इंस्पेक्ट, और मैं कंसोल करूंगा, आप देखोगे कंसोल में एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ओपन करूंगा, यू कैन क्लियरली सी इसके अंदर एज और नेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी मैं एक कंपोनेंट को कॉल करूंगा, कॉल के टाइम पे उसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स को पास करूंगा, ये उस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे एक प्रॉप्स की के अंदर, और ये प्रॉप्स कुछ नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट है। सिंस ये एक जावास्क्रिप्ट एंटिटी है, आई कैन सिंपली गो एंड राइट हियर h1 व्हाट माय नेम इज। व्हाट्स माय नेम? माय नेम इज प्रॉप्स के अंदर नाम है। इसी तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आई विल सिंपली से माय एज इज, व्हाट्स माय एज? props.age, कुछ इस तरह से। And now I will simply go here and refresh my page. You can clearly see it says my name is Adfar and my age is 33. This is what we mean by props. मैंने डेटा को डिफाइन किया पैरेंट में, और पैरेंट में उन डेटा को डिफाइन करके चाइल्ड में मैंने प्रॉप्स पैरामीटर के थ्रू उसको एक्सेस किया, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर कीज को कुछ इस तरह से एक्सेस किया बढ़िया तरीके से। अब अगर मुझे यहां पे कंपोनेंट 2 को कुछ इनपुट देना है, मैं यहां पे कंपोनेंट 2 को कुछ इस तरह से इनपुट्स दे सकता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास मेरा ईमेल है। ईमेल क्या है? मेरे पास मेरा ईमेल है adfar@gmail.com। अब ये इनपुट किसका है? comp2 का, जो कि मैंने comp1 में डिफाइन किए। तो comp2 में मैं इसको एक्सेस करने के लिए यहां पे सिंपली लिखूंगा props, कुछ इस तरह से। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो हियर एंड राइट माय h1 एंड आई विल सिंपली से माय ईमेल इज, व्हाट्स माय ईमेल? कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सिंस ये जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं मैं HTML के अंदर, props.email। और अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा, यू कैन क्लियरली सी इट सेज adfar@gmail। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब आप एक कंपोनेंट को कॉल करते हो ना, उस कंपोनेंट को आप इनपुट्स भी कुछ इस तरह से दे सकते हो। आप जब कंपोनेंट को कॉल करते हो, आप कुछ इस तरह से इनपुट्स भी दे सकते हो, बढ़िया तरीके से चलेगा। मैं यहां पे करता हूं दो वेरिएबल्स को डिफाइन। नंबर 1 इज var, एंड आई विल सिंपली से var name इज इक्वल्स टू व्हाट? माय नेम इज इक्वल्स टू Adfar, बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैं यहां पे चलूंगा var my age इज इक्वल्स टू 33, लाइक दिस। अब यहां पे इस स्टैटिक वैल्यू की जगह पे मैं सिंपली उसको एक इस जावास्क्रिप्ट एंटिटी के साथ भी लिंक कर सकता हूं, बट सिंस HTML है तो इसको कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से मैं यहां पे इस 33 की जगह पे मैं अपना एज भी लिख सकता हूं लाइक दिस। तो अब डेटा डिफाइन हो गया ऐप में, उसको मैंने सेंड किया comp1 में।
तो मैं यहां पे अगेन मुझे कोई चेंज नहीं करनी है, बिकॉज ये दोनों के दोनों की नेम्स, जो भी की नेम यहां पे दोगे ना वही आपके प्रॉप्स के की वैल्यू की के नाम होंगे। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा नाम तो वहां पे props डॉट नाम आएगा, फिर यहां पे लिखूंगा मैं उम्र तो यहां पे props डॉट उम्र आएगा। तो मुझे यहां पे जाना है फिर props डॉट नाम कुछ इस तरह से और props डॉट उम्र कुछ इस तरह से। एंड इफ आई नाउ गो टू द आउटपुट, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास अभी भी आज फॉरवर्ड 33 है। अब मैं चाहता हूं कि जो यहां से मैंने ट्रांसफर किए ना ये नेम एंड एज, ये comp2 तक भी जाए। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पे ईमेल के साथ साथ और दो प्रॉप्स को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले कुछ भी नाम दे दो, आपकी अपनी मर्जी है, और इस नेम में मैं props डॉट नाम को भेजूंगा। उसके साथ साथ मेरे पास एज आएगा, उस एज के अंदर आई विल सिंपली गो से props डॉट एज और props डॉट उम्र इज एक्चुअली द वैल्यू, राइट, क्योंकि वही की का नाम है। तो comp2 को सॉरी मैंने 3 props प्रॉपर्टीज भेजे हैं, नेम एज ईमेल, और comp2 में मुझे ईमेल ही को खाली एक्सेस करना था तो मैंने उसको h1 टैग में एक्सेस किया। फिर comp3 में मुझे उसको सेंड करना था। आप नाम कुछ भी दे दो, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं नेम इज इक्वल्स, अब उसको कैसे एक्सेस करूंगा, जो जो आपने यहां पे किया नेम एज ईमेल वो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया एज की वैल्यू पेयर इनसाइड द props ऑब्जेक्ट ऑफ माय comp2। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, props डॉट नेम, उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा एज कुछ इस तरह से, कोई भी की नेम दे दो तो यहां पे मैं लिखूंगा props डॉट एज, क्योंकि वही दो की नेम्स यहां पे आ गए। अब मैं चाहूं मैं लिखूंगा यहां पे सिंपली व्हाट h1, इस h1 में लेट मी गो टू app.js, हां ठीक है, इस h1 पे आई विल सिंपली से माय नेम इज, व्हाट्स माय नेम गाइस, माय नेम इज, सिंपली मैं यहां पे जाऊंगा और props को लिखूंगा एंड आई विल सिंपली गो हियर एंड राइट props डॉट व्हाट नेम विद 2 e's and my age is, what's my age, age with 2e. If I now go here and refresh my page, you can clearly see my name is for 33 और यहां पे भी my name is for 33। कंपोनेंट 3 में भी मैंने इनको कंज्यूम किया, कंपोनेंट 1 में भी मैंने इनको कंज्यूम किया। सो हमारे पास प्रॉप्स होते हैं जो पैरेंट टू चाइल्ड जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएंगे। अगर बीच में आपने कोई सिबलिंग खा लिया या सॉरी चाइल्ड खा लिया तो उधर ही वो हायरार्की रुक जाती है। तो अगर comp3 में इनको कंज्यूम करना है, comp1 में कंज्यूम करना ही करना पड़ेगा, फिर comp2 में कंज्यूम करना पड़ेगा, फिर जाके आप comp3 में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी मीन बाय props। समझ गए? आगे चलते हैं। मैं यहां पे एक और कंपोनेंट को डिफाइन करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय blog.jsx, ओके, RFCE लाइक दिस, और इसके अंदर मुझे टाइटल दिखाना है और डिस्क्रिप्शन दिखाना है। लेकिन ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ये लेट्स सपोज एक एपीआई से आ रहा है या डेटाबेस से आ रहा है, और ये ब्लॉग, चलो मैं इसको यहां पे क्लोज कर देता हूं app.jsx में, मेरे पास मैं इन दोनों को रिमूव करता हूं फॉर नाउ, और मैं इस चीज को भी कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है ना। या मैं एक और चीज कर देता हूं फॉर योर बेटर नोट्स, ताकि आप नोट्स प्रॉपर्ली मैनेज करो, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने प्रोजेक्ट में ना एक फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा app.txt, और जितना मेरा कोड app.jsx में जाएगा उस सारे के सारे कोड को मैं app.txt में पेस्ट करता जाऊंगा, है ना, क्योंकि app.jsx में कंटिन्यूअसली चेंजेस करूंगा तो आपको सारा कोड मिल जाएगा। तो RFC, अब इस RFC में आई विल सिंपली गो कॉल माय ब्लॉग लाइक दिस, एंड लेट्स सपोज फॉरवर्ड डिस्कशन, यहां पे मैं एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूं और मुझे वहां से दो चीजें आ रही हैं। एक तो मेरे पास आ रहा है टाइटल, जो मेरे पास है लेट्स सपोज React.js इंट्रोडक्शन, है ना। उसके बाद मेरे पास यहां पे आएगा दूसरा लेट्स सपोज कांस्टेंट मेरा डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैं सिंपली लिखूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर React इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन UI लाइब्रेरी, कुछ इस तरह से, है ना। और मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा जो मुझे डेटाबेस से इमेजिन करो आ रहा है, जिसके अंदर मैं ऑथर लिखूंगा जो कि है अदफर सर। तो लेट मी सिंपली गो राइट @अदफर सर ऑफिशियल, डन। यू कैन कनेक्ट मी एज वेल इफ यू वांट। हो गया। अब ये तो टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑथर ये मेरा ऐप में है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कंजम्पशन की कहां पे मुझे इसको कंज्यूम करना है, मुझे इसको कंज्यूम करना है blogs.js में। तो मैं इस app.js में blog.js कैसे भेजूंगा, थ्रू props, क्योंकि इसके अंदर ये चाइल्ड है,
ऐप के अंदर ब्लॉग्स चाइल्ड है तो मैं प्रॉप्स के थ्रू भेजूंगा, तो आई विल सिंपली गो से टाइटल, इसके अंदर प्लीज भेजो तुम टाइटल को बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, और मैं यहां पे भेजूंगा किसको, डिस्क्रिप्शन को, बढ़िया तरीके से, कोई भी इशू यहां पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन डन। और फाइनली आई विल सिंपली सेंड व्हाट, माय ऑथर, और उस ऑथर के अंदर आई विल सिंपली सेंड माय ऑथर एज वेल। ठीक है ना, समझना इस चीज को प्लीज, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्या हो रहा है यहां पे बढ़िया तरीके से। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा एंड इफ आई राइट ना गो टू माय blog.js, आई विल सिंपली राइट माय h1, और इस h1 के अंदर आई विल सिंपली गो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट माय प्रॉप्स, माय title is equals to what, my props dot title, right? Then I will simply go say Ctrl C Ctrl V. Similarly, I will write my description is equals to props dot description like this. फिर मेरे पास h1 है, Ctrl C Ctrl author, और मेरे पास author है, और author के पास क्या है, author, बढ़िया तरीके से। If I now go here and try to refresh my page, you can clearly see मेरा ब्लॉग विजिबल है मेरी वेबसाइट पे, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट इज दिस एंड अजफर सर ऑफिशियल दिख रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे दूसरा ब्लॉग कंपोनेंट भी दिखाना है ना, मेरे पास एक और ब्लॉग है, उसके बाद एक और ब्लॉग है, उसके बाद एक और ब्लॉग है, तो मैं उन चीजों को कैसे दिखाऊंगा। अब अगर मैं यहां पे इसी ब्लॉग को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, तो मुझे सेम ब्लॉग 3 बार आ रहे हैं, ये तो हम नहीं चाहते ना। मैं चाहता हूं कि मैं एक कंपोनेंट को दिखाऊं, मल्टीपल टाइम्स रीयूज करूं, बट विद डिफरेंट डेटा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली यहां पे जाना, इसका टाइटल चेंज करना होगा, है ना, बस, है ना। टाइटल को तो ऑलरेडी कंज्यूम किया है, तो दूसरे टाइटल में मैं लिखूंगा Node.js इंट्रोडक्शन। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं पास करूंगा, बल्कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा Node.js एनवायरमेंट, लेट्स सपोज, और व्हाटएवर, राइट। और इसका ऑथर लेट्स सपोज अजफर को ही रखते हैं। और मेरे पास तीसरा जो है लेट्स सपोज इसमें मेरे पास है Next.js। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन लेट्स सपोज कुछ रैंडम डिस्क्रिप्शन है लाइक दिस। सो मेरे पास जब मैं चाहता हूं ना कि मैं अपने कंपोनेंट को रीयूज करूं, लेकिन हर किसी कंपोनेंट में मुझे डिफरेंट चीजें दिखी, प्रॉपर्टीज दिखी, तो आप इमेजिन कर सकते हो, यू कैन क्लियरली सी हियर कि मेरे पास अब 3 डिफरेंट ब्लॉक्स आए, कंपोनेंट सेम है लेकिन 3 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के साथ। वही तो प्रॉप्स का मैजिक है। आई होप दिस मेक सेंस। Does it make sense? एक और चीज मुझे करना है काम, मुझे सिंपली हर किसी ब्लॉग के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड देना है। पहले समझते हैं हम स्टाइल किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज मुझे इस div का स्टाइल इंप्लीमेंट करना है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। एक और तरीका स्टाइल एक्सटर्नल CSS जो हम बाद में देखेंगे, अभी हम स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल के अंदर आपको कर्ली ब्रेस लिखना है ना, हम हमेशा स्टाइल को एज ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब भी आप इनलाइन स्टाइल लिखते हो रिएक्ट में, आपको एज अ ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट का ये रहा कर्ली ब्रेस और ये रहा JSX का। देखो ये जो एक्सटर्नल कर्ली ब्रेस है ना, ये है इस ऑब्जेक्ट को लिखने का, बिकॉज हम HTML में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो सिंस मुझे स्टाइल ऑब्जेक्ट में लिखना है, तो उसका कर्ली ब्रेस एक्सटर्नल है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा कि मेरा विड्थ जो है, विड्थ इज लेट्स सपोज व्हाट इज माय विड्थ, विड्थ इज 300 पिक्सल्स लाइक दिस। देन कॉमा, ऑब्जेक्ट है ये, सेमीकोलन नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट। I will simply go say height is let's suppose 100%, तो यहां पे जाएगा 100% कुछ इस तरह से। Then I will simply go say let's suppose border, और border को मैं यहां पे डालूंगा क्या, border को मैं simply डालूंगा 2 पिक्सल, solid and red। If I now go to the output, आप देखोगे हर किसी Node.js का जो ब्लॉग है उसका एक प्रॉपर बॉर्डर है, प्रॉपर सब कुछ है। मैं इसी तरह से लेट्स सपोज विड्थ की जगह पे 300 की जगह पे मैं 600 करता हूं और 500 करता हूं, ताकि पूरा दिखे। सो इफ आई गो हियर नाउ अगेन थोड़ा सा और ऐड करते हैं, लेट्स सपोज 800। तो अगर मैं यहां पे देखूं प्रॉपर्ली बिंदास तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। एक और चीज करता हूं मैं, एक और प्रॉपर्टी को ऐड करता हूं जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर। सिंस ये ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड कलर कैमल केस में आएगा, तो जो 2 वर्ड प्रॉपर्टी होगी ना वो सारा बैकग्राउंड कैमल केस में आएगा। तो बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज cyan or cyan, whatever you call it, right? So if I go here, this is what it looks like. लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर कोई ब्लॉग अपना बैकग्राउंड कलर लेके जाए। ऐसा नहीं कि सबका बैकग्राउंड सेम हो। अभी अगर आप देखोगे सबका बैकग्राउंड सेम है, मैं इसको 100 पे रखूंगा, सबका सेम है। मैं चाहता हूं हर किसी का अपना बैकग्राउंड हो, तो वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं app.js में जाऊंगा,
हर किसी ब्लॉक का एक और प्रॉप डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा बीजी कलर, कुछ इस तरह से। और इसको डिफाइन करूंगा क्या, बीजी कलर। लेट्स सपोज इसका होगा पिंक। फिर इसके बाद यहां पे जाऊंगा, इसका डिफाइन करूंगा बीजी कलर। लेट्स सपोज इसका होगा मे बी ऑरेंज, कुछ इस तरह से, है ना। और उसके बाद यहां पे जाऊंगा एंड डिफाइन करूंगा बीजी कलर। और ये बीजी कलर इसका क्या होगा, सेम रखना है, तीनों जगह सेम रखना है बिकॉज आप कंज्यूम करते हो वहां पे। लेट्स सपोज इसका होगा ग्रीन, कुछ इस तरह से, है ना। तो बीजी कलर पिंक, बीजी कलर ऑरेंज, बीजी कलर ग्रीन, बढ़िया तरीके से। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, मुझे सिंपली जाना है इस कियान की जगह पे, आई विल सिंपली राइट व्हाट, props dot bg color like this. And if I right now go to the output, you can clearly see इसका पिंक है, इसका ऑरेंज है, इसका ग्रीन है। अब आप बोलोगे सर यहां पे आपने कर्ली ब्रेस क्यों नहीं डाला, बिकॉज इसका ऑलरेडी एक्सटर्नल कर्ली ब्रेस है। अगर आप देखोगे ना, स्टाइल का एक्सटर्नल ऑलरेडी कर्ली ब्रेस है, तो यहां पे अगर आपको जावास्क्रिप्ट एंटिटीज लिखनी है, उसका तो एक्सटर्नल कर्ली ब्रेस है, तो आपको और कर्ली ब्रेस डालने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे यहां पे कलर भी प्रॉपर्ली आ गया। तो प्रॉप्स के थ्रू आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट कंटेंट, कलर, क्लास नेम्स कुछ भी भेज सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। It's not just limited to strings, it's not just limited to numbers, it's not just limited to objects. आप भेज सकते हो arrays, functions, ये सब कुछ भेज सकते हो। तो वो हमने भेज दिया यहां पे, और इस वजह से मेरे पास क्या आ गया, सेम कंपोनेंट तीन तरह का बन गया, सेम कंपोनेंट। बिकॉज जब भी आपको ब्लॉक कॉल होगा ना, यहां पे ब्लॉक कॉल हुआ, ये जाएगा, ये टाइटल की जगह पे उसका प्रॉप्स डॉट टाइटल डालेगा, तो उस टाइम पे जो टाइटल भेजा उसको डालेगा, यहां पे जो उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन भेजा उसको डालेगा, उस टाइम पे जो ऑथर भेजा उसको डालेगा, उस टाइम पे जो बीजी कलर डाला उसको डालेगा। दिस इज व्हाट रीयूजेबिलिटी मींस, और इस तरह से हम अपनी रीयूजेबिलिटी को बेटर करते हैं। अब एक और चीज हमें पता है, हमने जावास्क्रिप्ट में एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। यहां पे मैं हर जगह पे लिख रहा हूं props dot। क्यों ना मैं एक काम करूं, इस props को यहां पे डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करूं एक ऑब्जेक्ट में, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको डायरेक्टली लाऊं। पहला है मेरे पास टाइटल, है ना, दूसरा मेरे पास है डिस्क्रिप्शन, तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास है ऑथर, और चौथा क्या है मेरे पास, फोर्थ वन इज बीजी कलर। अब मैंने इनको डिस्ट्रक्चर किया, ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्टली डाल दिया जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। अब मुझे प्रॉप्स डॉट हर जगह पे नहीं लिखना है, तो मैं बीजी कलर को डायरेक्टली लिखूंगा, टाइटल को डायरेक्टली लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन को डायरेक्टली लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट ऑथर को डायरेक्टली लिखूंगा। इफ आई नाउ गो अगेन बैक, इट्स स्टिल सेम। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ टाइम्स प्रॉप्स को यूज करके नहीं लिखोगे, बल्कि डिस्ट्रक्चरिंग करोगे। सिंस एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, और वो हमने किया। और अब हम डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट टाइटल ना लिख के टाइटल लिखे, तो जहां जहां टाइटल लिखना है हम प्रॉप्स डॉट टाइटल ना लिखे टाइटल लिखें। दिस इज व्हाट प्रॉप्स मीन। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। आगे चलते हैं। तो प्रॉप्स भी क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास कुछ की प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉप्स के बारे में, दैट दे आर रीड ऑनली। जिस चाइल्ड में आप उनको कंज्यूम करते हो, दे कैन नॉट मॉडिफाई प्रॉप्स। प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। और प्रॉप्स की प्रॉपर्टीज होती है, दे आर वन वे फ्लो, वन डायरेक्शनल फ्लो। डेटा ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पैरेंट टू चाइल्ड, नेवर रिवर्स। एनी डेटा टाइप, आप किसी भी डेटा टाइप को ट्रांसफर कर सकते हो, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, इवन फंक्शंस। एंड रीयूजेबिलिटी, सेम कंपोनेंट को आप डिफरेंट प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हो, जैसे मैंने ब्लॉक्स के अंदर भेजा, राइट। आई होप, और यही मैं बता रहा था कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग props डॉट नेम एवरीवेयर, यू कैन डिस्ट्रक्चर इट। अब यहां पे एक चीज मुझे याद आ गई, और वो ये है कि इस तरह से मेरे पास फ्लो था ना। जब मैंने प्रॉप्स को पढ़ाया कुछ इस तरह से था। मैंने इस जगह पे अपना नाम डिफाइन किया। मेरा इंटेंशन था कि मुझे इस जगह पे अपने नेम को कंज्यूम करना है, लेकिन वो डायरेक्टली तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली नॉट। तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, पहले प्रॉप इस पे भेजना पड़ा, फिर यहां से इसमें भेजना पड़ा, फिर यहां से इसमें भेजना पड़ा। इसकी ड्रॉबैक क्या है कि मुझे नाम चाहिए था यहां पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने यहां पे भी अपने प्रॉप को एक्सपोज किया, यहां पे भी अपने प्रॉप को एक्सपोज किया, जो कि हम नहीं चाहते हैं करना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ प्रॉप्स, कि जिन कंपोनेंट्स को प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उन कंपोनेंट्स में भी प्रॉप्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली नॉट कंज्यूम बट एक्सपोज कर रहे हैं। कंज्यूम हम यहां पे ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे भी एक्सपोज हैं, यहां पे भी एक्सपोज हैं। हो सकता है कभी कभी कोई एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम नहीं चाहते इन कंपोनेंट्स को पता चले, तो वहां पे हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे। नंबर वन थिंग। दूसरी चीज, यहां पे आपने प्रॉप को डिफाइन किया, यहां पे कंज्यूम किया, तो आपने क्या काम किया, पहले इसको प्रॉप दिया, फिर यहां से इस पे प्रॉप ड्रिल किया, फिर यहां से इस पे प्रॉप ड्रिल किया। तो जब आप सेम प्रॉप को मल्टीपल कंपोनेंट्स में ड्रिल करते हो ना,
इस कंसेप्ट को रिएक्ट में कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या कहते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। इस चीज को याद रखना, इस कंसेप्ट को रिएक्ट में कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, कि सेम प्रॉप, एक ही प्रॉप को आप मल्टीपल कंपोनेंट्स में ड्रिल कर रहे हो। इसको इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। अब एक लास्ट चीज आज की वीडियो का, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन प्रॉप। मैं यहां पे जाता हूं, तो यहां पे मैं एक कंपोनेंट को क्रिएट कर लेता हूं जिसका मैं नाम रखूंगा header.jsx। ओके, अब इस header.jsx में मेरा एक नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट है, एंड लेट्स सपोज इसको मैं कॉल करता हूं अपने ब्लॉग वाले कंपोनेंट में। तो लेट मी सिंपली गो हियर, और मैं इसको इस तरह से कॉल कर देता हूं लाइक दिस, बढ़िया तरीके से। एंड इफ आई राइट नाउ गो टू द आउटपुट, यू कैन क्लियरली सी कि हर किसी कंपोनेंट के साथ मेरे पास हेडर होगा, ऑल्दो आई थिंक हेडर भी एम्प्टी है। सो लेट मी चेक। हाँ, तो यहां पे मैं एक h1 क्रिएट कर लेता हूं जो सिंपली बोलेगा आई एम हेडर कंपोनेंट। एंड इफ आई नाउ गो हियर एंड ट्राई टू रिफ्रेश माय पेज, यू कैन क्लियरली सी कि हर किसी ब्लॉक के साथ हेडर कंपोनेंट है। अगर मुझे इस हेडर कंपोनेंट को एक प्रॉप देना है, आई कैन सिंपली गो हियर, और मैं यहां पे सिंपली लेट्स सपोज मेरे पास एक लोगो है, जिस लोगो मुझे डिस्प्ले कराना है, जिसके अंदर है अदफर सर ऑफिशियल लाइक दिस। और इस लोगो को अगर मुझे कंज्यूम करना है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम सिंपली गोइंग टू ईदर एक्सेस प्रॉप्स और रीस्ट्रक्चर इट। मैं इस तरह से लोगो लिखूंगा और उसके बाद यहां पे सिंपली अपना पी टैग के अंदर अपने लोगो को एक्सेस करूंगा। एंड एज सून एज आई गो टू आउटपुट, आप देखोगे हर जगह पे मेरा लोगो भी एक्सेस हो गया बढ़िया तरीके से, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है। अभी तक हमने समझा कि हम प्रॉप के थ्रू एक स्ट्रिंग को भेज सकते हैं, नंबर को भेज सकते हैं, या ऑब्जेक्ट एरे, जो हमने नहीं देखा बट हम इवेंचुअली देखेंगे। बट क्या हम एक यूआई को, यूजर इंटरफेस मतलब टैग्स को, कंपोनेंट्स को एज अ प्रॉप भेज सकते हैं? द आंसर लाइज हियर, कि जब आप एक कंपोनेंट को कॉल करते हो ना, जरूरी नहीं है कि आप उसको एज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग हमेशा कॉल करो। ओपनिंग टैग पे ही मैंने यहां पे भी इसको कॉल किया, ब्लॉग को भी हर जगह पे वैसे ही कॉल किया है ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग। कंपोनेंट को कॉल करने के दो तरीके होते हैं। आप इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग पे भी कॉल कर सकते हो, या एक कंप्लीट टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ऐसे भी कॉल कर सकते हो। अभी भी ये बिंदास तरीके से आउटपुट में दिखेगा, कोई भी इशू नहीं है हेडर कंपोनेंट में। लेकिन यहां पे समझना है कि इस तरह से मैं अपने कंपोनेंट को कॉल कब करूंगा। मैं इस तरह से अपने कंपोनेंट को तब कॉल करूंगा जब मुझे इंटेंशन होगा कि बीच में इसका कोई चिल्ड्रन जाएगा। अब ये क्या है? ये कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, ये कोई टैग भी हो सकता है। अगर मेरा टैग चला गया तो कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली जाएगा ही। तो लेट्स सपोज आई विल सिंपली से माय नेम इज हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरह से। तो ये h1 टैग एज अ चिल्ड्रन गया इस हेडर कंपोनेंट को। राइट नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट, यू आर नॉट एबल टू सी दैट, यू वोंट बी एबल टू सी दैट। यहां पे कोई भी नहीं है जो बोल रहा है कि माय नेम इज हेलो वर्ल्ड। तो जब मैंने इस हेडर को कॉल किया, इस कंपोनेंट को या टैग्स को जो मैंने बीच में भेजा, इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? आपको सिंपली एक्सेस करना है इसको थ्रू अ वेरी स्पेशल प्रॉप, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन प्रॉप। क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन प्रॉप। ऑल्दो मैंने सिंटेक्स गलत लिखा क्योंकि कर्ली ब्रेस तो ऑलरेडी है बाहर का, तो मैं यहां पे लिखूंगा चिल्ड्रन लाइक दिस। और मैं चाहूं तो अब इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं। सो आई विल सिंपली गो राइट चिल्ड्रन लाइक दिस। इसका मतलब यह है कि यहां पे जब आप हेडर को कॉल करोगे, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके अंदर चिल्ड्रन भी हैं। और चिल्ड्रन कुछ नहीं बल्कि जो आप उस टैग को जब आप कंप्लीट कॉल करोगे, उसके बीच में जो जाएगा वो चिल्ड्रन है। और अगर आप देखोगे, आप हर किसी जगह पे माय नेम इज हेलो वर्ल्ड है, माय नेम इज हेलो वर्ल्ड है, माय नेम इज हेलो वर्ल्ड है। इसी तरह से एक और चीज देखते हैं, मैं अपने app.js में जाऊंगा, यहां पे ब्लॉग को एज अ सेल्फ क्लोजिंग नहीं बल्कि कंप्लीट टैग डालूंगा, जिसके अंदर मैं अपना कंपोनेंट या h1 डालूंगा। एंड आई विल सिंपली से दिस इज ब्लॉग डैशबोर्ड आर्टिकल 1 लेट सपोज, एंड आई विल कॉपी दिस, और इसको मैं हर किसी ब्लॉग पे पेस्ट करूंगा, बट एज ए कंप्लीट टैग। उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग से पहले रिमूव करके, तो जब मैंने इसको सेल्फ टैग से रिमूव करके कंप्लीट टैग बनाया, फिर मैंने बीच में एज अ चिल्ड्रन डाला। तो अगर आप देखोगे, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा हर किसी जगह पे, ऑल्दो अभी तो मैंने चिल्ड्रन प्रॉप को खाली भेजा, एक्सेस नहीं किया, तो मैं ब्लॉग में जाऊंगा, इस चिल्ड्रन को यहां पे कुछ इस तरह से एक्सेस करूंगा। किस तरह से? इस तरह से चिल्ड्रन प्रॉप को एक्सेस किया, एंड फाइनली इस डिव के अंदर आई विल सिंपली गो, और यहां पे मैं अपने चिल्ड्रन प्रॉप को एक्सेस करूंगा।
एंड नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट, यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक। कहां पे, अच्छा यहां पे मेरे पास ये कर्ली ब्रेस हट गया। सो नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट, यू कैन क्लियरली सी हर जगह पे ब्लॉक डैशबोर्ड आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 आर्टिकल 1। ऑल्दो बेटर वुड बी कि हम यहां पे आर्टिकल 2 लिखे, हम यहां पे आर्टिकल 3 लिखे। तो अब अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा, यू कैन क्लियरली सी आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3। तो जब आपको सेम कंपोनेंट को डिफरेंट तरीके से यूज करना है और उसमें प्रॉप एज अ यूआई भेजना है, एचटीएमएल टैग्स भेजने या कंपोनेंट्स भेजने, तो आपको उस कंपोनेंट को कंप्लीट टैग की तरह कॉल करके बीच में आप अपना यूआई भेज सकते हो, जितना भी भेजना है भेज सकते हो। और उसके बाद उस कंपोनेंट में एक स्पेसिफिक नाम चिल्ड्रन ही लिखना पड़ेगा, यहां पे कोई और नाम नहीं जाएगा। तो अगर आप प्रॉप्स लिख रहे हो फिर प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन जाएगा। तो उस तरह से आप यहां पे इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास प्रॉप्स किसे कहते हैं, हमने समझा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझा, क्यों हमें यूज होता है। और आज के सेशन में हमने इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा। रिएक्ट क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या है, की फीचर्स क्या होते हैं, वर्चुअल डॉम क्या है, डिफिंग एल्गोरिथम क्या होता है, रिकंसिलिएशन क्या होता है, JSX क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस के थ्रू कैसे बनाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉप्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम स्टेट मैनेजमेंट को देखेंगे, इवेंट्स को देखेंगे, फॉर्म्स को देखेंगे और समझिए किस तरह से रिएक्ट को यूज करके हम डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। अभी तक आपने स्टैटिक इंटरफेसेस ही बनाए किसी हद तक, लेकिन आने वाली क्लास में हम ये चीजों को डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आप सबको बड़ा अच्छा लगा होगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ो। आपके पास ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है PW स्किल्स की वेबसाइट पे। ये PPT आपको उधर ही मिलेगी, जो कोड हमने किया उसकी गिटहब लिंक भी उधर ही मिलेगी, जो हमने नोट्स में लिखा उसका लिंक भी आपको उधर ही मिलेगा। तो प्लीज एंड प्लीज काम करो, और अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, मुझे रीच आउट करो और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक स्मॉल रिक्वेस्ट कि कमेंट्स में अपने फीडबैक दो अगर आप ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ इसको फॉलो करते हो। टेक केयर ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।